होता है एग्जाम में अक्सर कभी ये आया तो अगले साल ये पूछा गया, या किसी साल आपका ये पूछा गया तो अगले साल आपका ये पूछा गया, और दोनों नहीं पूछा गया तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया। हेलो स्टूडेंट, हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 9th पास कर लिया है, क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, इस बार उनको बोर्ड का एग्जाम देना या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं पूरा का पूरा वीडियो फिजिक्स पर आधारित है, बेस्ड है। फिजिक्स के अलावा और कुछ भी आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स। अक्सर बच्चों की शिकायत थी कि सर आप बड़े बच्चों के लिए क्लास 11 12 या फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, आप उनके लिए वीडियो डालते हैं, कुछ छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के लिए फिजिक्स की हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें 12 वीडियो हैं। अगर 12 वीडियो आपने देख लिया और एक कॉपी रख के आप साथ में नोट्स बनाते रहे तो हाई स्कूल स्तर पे फिजिक्स का टेंशन आप खत्म कर दो। बाकी आप तैयारी करो, बाकी आप व्यवस्था करो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स 100% आपका क्लियर होगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। हमारे इस 12 वीडियो में लास्ट के जो वीडियो हैं वो आपका न्यूमेरिकल पे आधारित होंगे। एक एक न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स का मिलेगा, वो चाहे लाइट का न्यूमेरिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हो, या XYZ कोई भी आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा, 10th स्टैंडर्ड का आपको मिलेगा। और पूरी सीरीज आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप तत्काल सब्सक्राइब करो। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी दो। जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम क्लास 10th के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। आपको इतनी पढ़ाई आप कर लोगे कि जब 11th या 12th में आप जाओगे तो फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने जा रहा है। इसके पहले लेक्चर 1 हम डाल चुके हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हमने मिरर के बारे में पूरी जानकारी दी है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव मिरर, प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, यूवी में क्या रिलेशन होता है, एक बार आप उसको देखना। लेक्चर 1 के बाद ये हमारा लेक्चर 2 है। आप यहाँ पे हेडिंग आप देख रहे हो 2/12 लिखा है। आप भी सोच रहे हो कि ये कौन सी हेडिंग है, लेक्चर का नंबर है 2/12। तो 2/12 इसलिए है कि 10th स्टैंडर्ड का कुल 12 वीडियो है, जिसमें से आपका 2nd नंबर का लेक्चर है। जब ये खत्म होगा फिर लेक्चर 3 बनेगा, तो उसको क्या लिखा जाएगा 3/12। फिर जब खत्म होगा फिर 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12। इस प्रकार से 12 वीडियो आपको हम देंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, फिजिक्स का जितना भी आपका लेक्चर है 12, इन 12 लेक्चर को आप देख लेना, पूरी की पूरी फिजिक्स आपको तैयार हो जाएगी। कोई टेंशन आपका फिजिक्स में आपको नहीं रह जाएगा। तो लेक्चर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ोगे, एक इंडेक्स हमने बगल में दे दिया है। लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ना है। लेक्चर 2 में पहले तो हम समझाएंगे पारदर्शी माध्यम क्या होता है, फिर आप पढ़ोगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर आप पढ़ोगे अपवर्तन के नियम क्या है, फिर आप पढ़ोगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक। फिर आप पढ़ोगे कांच के आयताकार गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसका क्या नियम है। फिर आप पढ़ोगे अपवर्तन का प्रकाश की चाल से क्या रिलेशन है। फिर आप पढ़ोगे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। फिर आप पढ़ोगे अपवर्तनांक के कारण वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होती है। अक्सर पानी में कोई रॉड डाल दो, हमारी स्केल आप डाल दो, कोई पेंसिल डाल दो, तो ऊपर से देखने में लगता है वो टूट गई। वो टूटती नहीं है, साबुत है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है उसका जवाब आपको इसमें मिलेगा, ठीक। फिर आप पढ़ोगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है। फिर आप पढ़ोगे लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस का मुख्यज क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है। फिर आप पढ़ोगे उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है। फिर आप पढ़ोगे अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद आप पढ़ोगे रेखीय आवर्धन। ये जितना हमने आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, काफी डिटेल में मिलेगा। जब इसका नोट्स आप बना लेना तो फिर लेक्चर 3 हमारा खोलना, उसको आप देखना। लेक्चर 12 हमारा जितना है 1 to 12 पूरा अगर आपने देखा और साथ में नोट्स बनाते रहे, फिर इसका टेंशन छोड़ो, बाकी टेंशन आप लो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पारदर्शी माध्यम। अब देखो प्रकाश किरणें जब गुजरती हैं तो जिस किसी माध्यम से गुजरती हैं वो माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी माध्यम और दूसरा अपारदर्शी माध्यम। देखो पारदर्शी माध्यम का तात्पर्य क्या होता है कि आर पार दिखाई पड़े तो उसको आप क्या बोलोगे, पारदर्शी माध्यम। प्रकाश किरणें आसानी से गुजर सके वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणों को आपने डाला, आगे जा ही नहीं पा रही है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, आर पार दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम का तात्पर्य आपने देखा यहाँ पे कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश किरणें गुजर सकें, उसको आप क्या बोलते हो, पारदर्शी माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणों का गुजरना संभव न हो, उसको आप क्या कहते हो, अपारदर्शी माध्यम। पहला आपका क्लियर हुआ। फिर आप आगे देखना प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर याद दिला दें,
अगर हम रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन कह दें तो हमारा लेक्चर 1 पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन। हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? देखो, प्रकाश की कोई भी किरण जब किसी भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। फिर अपवर्तन का नियम क्या होता है? सामने आप देखना, ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन नहीं है, ये जानते हो कोई तल है, कोई सरफेस है। आप भी सोच रहे होगे कि लाइन खींच के तल कैसे बन जाएगा। जैसे हमारी थैली है सामने, इतनी बड़ी थैली हमको आपको दिख रही होगी, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर दें और आपसे कहें ठीक सामने कैमरा लाओ, हमारी थैली की फोटो आप खींचो, तो उस फोटो में आपको केवल ये लाइन नजर आएगी, ये चीज नहीं नजर आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से ये कोई पारदर्शी माध्यम है जो आपका दो अलग अलग माध्यमों को पृथक कर रहा है। ये कोई पारदर्शी पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम क्या? सघन है। आप पूछोगे विरल सघन क्या होता है? माध्यम के कण अगर दूर दूर है तो माध्यम क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। और अगर माध्यम के कण अगर पास पास है तो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। सघन मतलब क्या? डेंस, ठीक। इसी का उल्टा यहां पे आप देख रहे हो, ये क्या है? दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ऊपर का माध्यम को दूसरा, नीचे का माध्यम को दूसरा। ऊपर का माध्यम सघन, नीचे का माध्यम क्या? विरल। यहां पे आप देख रहे हो ऊपर का माध्यम विरल और नीचे का माध्यम क्या? सघन, ठीक। ये पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है? अलग करता है। मान लो कोई प्रकाश किरण यहां से आई, ऐसे सीधे, आप देखना कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित हुई, तो इस बिंदु को आप क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। इस किरण को क्या कहोगे? आपतित किरण। देखो, आपतित, पतित मीन्स क्या? गिरना। आपतित, आओ गिरे, तो इस किरण को आप क्या बोलोगे? आपतित किरण। और ये क्या है? दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। ये प्रकाश किरण यहां पर इस बिंदु पर आपतित हुई, इस बिंदु को आप क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पर भी आप देखना, मान लो कोई प्रकाश किरण यहां पे ऐसे आई, ठीक, और यहां पे इस जगह पे आपतित हुई, तो इसको क्या बोलोगे? आपतित किरण, क्योंकि आके पतित हुई है, आके इस पे क्या? गिरी है, ठीक। और इस बिंदु को आप क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। अब उसके बाद आप देखना, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। हम इसका भी जवाब देंगे क्यों झुक जाती हैं। आप बस वीडियो को आप देखते रहो, साथ में नोट्स आप बनाते रहो, ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप नोट्स बनाते हो तो, ठीक। अब आप यहां पे देखना, सबसे पहले इसी आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या होता है? पृष्ठ की अभिलंबोत आर पार एक रेखा मान लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। उसी प्रकार यहां पे आ जाओ, यहां पर भी अभिलंब खींचेंगे, पृष्ठ की अभिलंबोत आर पार एक रेखा की कल्पना करेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अच्छा, प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी हमने आपको समझाया क्यों झुक जाती है, इसका भी जवाब मिलेगा। आप बस अंत तक आप बने रहो। आप देखना, तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो प्रकाश किरण ठीक है इधर की ओर झुक गई, ये तो ऐसे निकल गई, ठीक। इसको क्या बोलोगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलोगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। और ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण। उसी प्रकार यहां पे आ जाए, ये प्रकाश किरण आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है, सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। इस प्रकाश किरण को आप यहां पे दूर हटाओ, ऐसे, ठीक। इसको आप क्या बोलोगे? अपवर्तित किरण। अच्छा, आगे सुनो, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और किससे लिखते हैं? आई से। तो ये हमारा यहां पे क्या हो गया? आई। उसी प्रकार यहां पे आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और किससे लिखते हैं? आई से। अच्छा, ये कौन सी? अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगा इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। उसी प्रकार यहां पे ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगा उसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे, ठीक। आप ध्यान से देखना, इस केस में, मतलब ये कौन सा केस है? जब प्रकाश किरणें क्या विरल से सघन में जा रही है, इस केस में आई का मान अधिक है और आर का मान क्या? कम है। मतलब आप यूं कह सकते हो आई इज ग्रेटर देन आर इस केस में। और इस केस में इसका उल्टा है, आई का मान क्या? छोटा है और आर का मान क्या? बड़ा है। क्यों छोटा, क्यों बड़ा? हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा, अंत तक आप बने रहो बस, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे प्रकाश किरणों को अपवर्तित होते हुए, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपने अपवर्तन देख लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देख लिया, ठीक। अब आता है अपवर्तन का नियम। देखो, अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, कौन? ये। अपवर्तित किरण, कौन? ये।
और आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन, रेड वाला, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है, जैसे आप देखना ये हमारा बोर्ड है बेटा, ठीक, आपतित किरण भी इसी बोर्ड के तल में समाया है, अपवर्तित किरण भी इसी बोर्ड के तल में समाया है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब भी इसी बोर्ड के तल में समाया है। मतलब कि तीन के तीनों आपका इसी बोर्ड के तल में समाया, मतलब कि तीन के तीनों आपका यहाँ पे क्या एक ही तल में है। वही बात यहाँ पर भी, मतलब कहने का आशय यहाँ पे कि आपतित किरण ऐसे जाए, आपतन बिंदु पर अभिलंब ऐसे रहे। तो अगर आप सोचो कि अपवर्तित किरण आपका इसी तल में होने बजाय ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, या उस पार अंदर घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है, एक बार फिर से हम रिपीट करें यहाँ पे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। अब अपवर्तन का दूसरा नियम, और आपको जानकारी थी अपवर्तन के दूसरे नियम को एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्नेल, तो उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर मान लो एग्जाम में खाली स्नेल का नियम पूछ लिया जाए तो फिर अपवर्तन का पहला नियम मत लिखना, सीधे अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देना। अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो स्नेल का नियम क्या है जानते हो, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स क्या, साइन, ठीक, का अनुपात सदैव नियत होता है। अपनी बात फिर से हम दोहराएं यहाँ पे, किन्हीं भी दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण इस्मालाई की ज्या, आपतन कोण इस्मालाई की ज्या तथा अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। और इसी को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब आप यहाँ पे यूं कह सकते हो, यहाँ पे साइन आई अपान साइन आर और दैट इज इक्वल टू 1n2। देखो अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, n से, और 1 and 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 का मतलब क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष, n का मतलब क्या, अपवर्तनांक, और किसका, दूसरे माध्यम का, ठीक। तो ये आपका स्नेल का नियम हो गया, या आप यूं कह सकते हो अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया, ऐसे, ठीक। और इसी 1 and 2 को आप क्या कहते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हो। सामने आप देखो कांच का एक गुटका, घनाभ क्या आकार का है, सामने से आप उसकी क्या ऊंचाई वाला पोर्शन आप देख रहे हो, कोई प्रकाश किरण इसके ऊपर क्या आपतित हो रही है। तो मान लो कोई प्रकाश किरण यहां से आई ऐसे, ये और ये आपतित हुई, ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण, और ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। आप जानते हो माध्यम बदला, यहां पे क्या था, वायु या निर्वात, यहां पे क्या क्या है, कांच, नीचे क्या, वायु या निर्वात, ठीक। तो आप जानते हो माध्यम बदला, निश्चित रूप से प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या विचलित होगी। अभी तुरंत आपने पढ़ा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो झुकेगा बाद में, पहले अभिलंब तो देखो कहां पे होगा। तो यहाँ पे अभिलंब के लिए हमने क्या किया, तल के अभिलंबोत एक ऐसे में रेखा खींची, ऐसे, ये, और ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब। ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण, ठीक। ये माध्यम क्या, हवा निर्वात है, और ये माध्यम क्या, कांच है। हवा निर्वात के सापेक्ष कांच क्या, सघन माध्यम है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। तो आप जानते हो प्रकाश किरण इधर की ओर झुक गई, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब इस तल के लिए, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है, और इस पृष्ठ के लिए क्या है, अपवर्तित किरण है। आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगा उसे आप क्या कहोगे, आपतन कोण, किससे लिखोगे, आई से। और अपवर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगा उसे आप क्या बोलोगे, अपवर्तन कोण, और किससे लिखोगे, स्मॉल आर से। अब प्रकाश किरण यहां पे देखो, अगर यहां पे माध्यम ना बदलता तो प्रकाश किरण हमारा स्केल ऐसे रखा होता और बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि माध्यम बदल गया, ऊपर विरल नीचे सघन, इसलिए प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, और अपने मार्ग से विचलित हो जाने की किसी घटना को आप क्या बोलते हो, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश किरण यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर एक बार माध्यम बदल रहा है, क्योंकि आप जानते हो सघन है और नीचे इसके बाद क्या विरल है, हवा निर्वात है। प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या फिर विचलित होंगी, सघन से विरल में जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, दूर बाद में हटाना, पहले यहाँ पे आप अभिलंब तो देखो कहां पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे अभिलंब के लिए क्या किया आपने, आप देखो तल के अभिलंब और ऐसे आपने एक रेखा खींची, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक। अब उसके बाद ये माध्यम क्या है, सघन, क्योंकि कांच है ना, और इसकी तुलना में ये माध्यम क्या, विरल, क्योंकि हवा क्या निर्वात है। तो आप जानते हो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या विचलित होंगी, तो जब विचलित होंगी तो आप देखना यहाँ पे है, अगर ये दोनों माध्यम बराबर होता तो स्केल ऐसे रखा होता और लाइन ऐसे खींच रही होती, लेकिन ये सघन, ये विरल, अभिलंब से दूर हटेगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो आप देखो अभिलंब से दूर हटा रहा है, ऐसे, ये इधर, ये, ठीक। और एक जानकारी आपको दें,
जो माध्यम ऊपर है अगर वही माध्यम नीचे है तो निश्चित रूप से ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण दोनों परस्पर समांतर होंगे। देखो ऐसी कंडीशन में चूंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका एक नाम रख दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण और इसको हम बोलते थे निर्गत किरण। क्यों? क्योंकि कांच के गुटके से बाहर निर्गत हो रही है। ठीक, लेकिन अगर इस पृष्ठ की बात करोगे तो इस पृष्ठ पे ये आपतित कहलाएगा और ये अपवर्तित कहलाएगा, और इस पृष्ठ की बात करोगे तो ये आपतित कहलाएगा और ये अपवर्तित कहलाएगा। कांच के गुटके की बात करोगे तो ये आपतित कहलाएगा, ये अपवर्तित कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? निर्गत बोलेंगे। ठीक, अच्छा अभी हमने आपको क्या समझाया कि अगर ऊपर का माध्यम और नीचे का माध्यम अगर बराबर है, जो माध्यम ऊपर है वही माध्यम नीचे है, ऊपर हवा नीचे हवा, ऊपर आप कहें तो क्या निर्वात, नीचे निर्वात, अगर ऊपर और नीचे का माध्यम अगर बराबर है तो आपतित और निर्गत दोनों किरणें परस्पर समांतर होंगी। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, स्केल हमने ऐसे रखा, ऐसे। ठीक, तो ये जो गैपिंग आप देख रहे हो, ये गैपिंग ये एकदम बराबर होनी चाहिए। नहीं बराबर करते तो आपके डायग्राम में क्या एरर है, ध्यान रखना। और आप साथ ही साथ देखना, ये स्मॉल आर है तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में, ये भी क्या होगा? स्मॉल आर होगा, मतलब वैल्यू में। ठीक है, अच्छा हमने क्या कहा, ये और ये परस्पर क्या समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे? क्योंकि ऊपर और नीचे के माध्यम क्या बराबर है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई है। इस प्रकार से आपने देखा कांच का अगर कोई गुटका है, प्रकाश किरण अगर जाती है तो किस प्रकार से आपका अपने मार्ग से विचलित होगी, उसका पूरा अपने किरण आलेख आपने देखा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखो कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसका हम चल रहे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट हमारा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है। अभी हमने इसके पहले अपवर्तनांक आपको समझाया था, जब अपवर्तन का नियम बता रहे थे, अपवर्तन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हो। आपने वहां पे देखा था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? 1n2, और उसी 1n2 को आप क्या कहते हो? अपवर्तनांक कहते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। अगला पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। तो एक जानकारी आपको दे इसके पहले, प्रकाश के बारे में जानते हो, एक वैज्ञानिक का आपने नाम सुना होगा, न्यूटन। ठीक, हर जगह फिजिक्स में आपको न्यूटन मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, इसके पीछे भी कहानी फिर कभी फुर्सत से आपको सुनाएंगे। ठीक, जानते हो न्यूटन का विचार था प्रकाश के बारे में सबसे पहले कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। और एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगन। उनका विचार था कि नहीं, प्रकाश कणिका के रूप में नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दे दिया प्रकाश के बारे में, और कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी, हर घटनाओं की व्याख्या भी कर डाला न्यूटन ने। और उसी के 3 साल बाद फिर आपका हाइगन आए। हाइगन ने प्रकाश के बारे में कहा कि नहीं, प्रकाश कणिका के रूप में नहीं चल सकता, प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है। और हाइगन ने अपना द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत दिया, और अपने सिद्धांत के आधार पर हाइगन ने भी प्रकाश से जुड़ी जितनी भी घटनाएं उनके टाइम में जो भी जानकारी थी उसकी व्याख्या वो कर डाले। अब न्यूटन के मानने वाले कहते थे हाइगन गलत बोल रहे हैं, न्यूटन सही बोल रहे हैं, और हाइगन के मानने वाले कहते थे नहीं, न्यूटन गलत बोल रहे हैं, हाइगन सही बोल रहे हैं। दोनों में आपका मतभेद आपका लगातार चलता रहा, लगभग 14 साल तक मतभेद चला। अच्छा, एक जगह दोनों की थ्योरी में कंट्राडिक्शन था, वो जगह कौन सी आपको बताएं। जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वो कहता था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। और हाइगन का तरंग सिद्धांत इसका उल्टा बोलता था कि नहीं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ये जितनी कहानी हम सुना रहे हैं आपको, आगे चल के जब आप पढ़ाई करोगे 12th स्टैंडर्ड पे, तो फिर आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगी, टीचर लोग आपको बताएंगे, या फिर हमारा वीडियो देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों की थ्योरी में कंट्राडिक्शन इस बात पे था कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहता था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और जबकि हाइगन का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत कहता था इसका उल्टा, कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और आपको समझाए, ये जो कहानी हम सुना रहे हैं ये उस दौर की कहानी है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये किसी को मालूम ही नहीं था। फिर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था फोको। इंग्लिश मीडियम की बुक्स में उन्हीं का नाम मिलेगा फैकाल्ट, कुछ हिंदी मीडियम की बुक में उन्हीं का नाम मिलेगा फुकाऊ। ठीक, एक ही वैज्ञानिक के अपने अलग अलग नाम, फोको, फुकाऊ, फैकाल्ट। उस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने की विधि बताई, और बताई नहीं, लोगों को बैठा के प्रयोग करके दिखाया। और जो प्रयोग करके दिखाया तो प्रयोग करने पर यह निकला, निष्कर्ष निकला कि नहीं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और उसके प्रयोग के तुरंत बाद न्यूटन की थ्योरी, कणिका सिद्धांत एकदम किनारे हो गया, और हाइगन का जो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत था उसको लोगों ने मानना शुरू कर दिया। ये हमने स्टोरी इसलिए सुनाई कि अगला जो हेडिंग हमारा है यहाँ पे आप देखना। ठीक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक, तो जो फार्मूला हम आपको देने जा रहे हैं वो हाइगन के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर ही
आपका फार्मूला आपका निकला हुआ है, हाइगन ने उसको प्रमाणित भी किया हुआ है, सिद्ध भी किया है। कैसे सिद्ध किया है ये आपके कोर्स की बात नहीं है, आगे चल के आप हायर स्टडी करोगे तब मिलेगा। फिलहाल डायरेक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, आप देखना यहाँ पे। ठीक, आप जानते हो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1/2, यही तो। ठीक, और जहां पे 1/2 क्या चीज है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हाइगन की जो थ्योरी कहती है, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जो कहता है कि 1/2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा ये बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखें, v1 से, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखें, v2 से। तो आप यूं कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक, कि 1/2 बराबर क्या होगा, v1/v2। तो जहां पे v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अक्सर किसी पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश किरणों को हम डालते हैं तो पहला माध्यम अक्सर क्या होता है, हवा निर्वात होता है। ठीक है, और हवा निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे, C0 से या C0 से लिखते हैं। ठीक, तो यदि पहला माध्यम वायु निर्वात हो, ठीक, तथा उसमें प्रकाश की चाल C0 को चाहे C0 को, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हो, दोनों सही है, ठीक है, हो, एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर V से लिखें, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में 1/2 बराबर क्या होगा, C/V। देखो पहला माध्यम क्या, हवा निर्वात, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। कांच है वायु के सापेक्ष क्या सघन, जल है वायु के सापेक्ष क्या सघन। ठीक, और आप जानते हो अभी थ्योरी हमने आपको समझाई, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कम होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या अधिक होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, हवा निर्वात में चाल, और ये क्या, किसी सघन माध्यम में चाल, मतलब जल में चाल या फिर कांच में चाल या कोई अन्य पारदर्शी माध्यम में चाल। तो निश्चित रूप से ऊपर वाला क्या बड़ा और नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा। और जब आप डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा 1 से अधिक आएगा। ठीक, और इसीलिए आपको समझाएं, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, जिसको आप 3/2 भी कहते हो। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, जिसको आपके हल सॉल्व करोगे 1.33 निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझना है इसमें जो आपकी मेन हेडिंग थी कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या रिलेशन है। तो यही रिलेशन है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम अगर हवा निर्वात है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल को C0 से लिखते हैं, तो C0 अपान यहाँ पे क्या V हो जाएगा। ये आपने देखा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में से क्या रिलेशन है। देखो अगर पहला माध्यम वायु निर्वात है, ठीक, तो ऐसी दशा में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को, अर्थात हवा निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को, उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या उसी को आप क्या कहोगे, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हो। ध्यान से सुनना इसमें। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक, लेकिन अगर पहला माध्यम अगर हवा निर्वात है तो ऐसी दशा में जो अपवर्तनांक निकल के आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे आपको समझाया हमारी बात के यहाँ पे क्या है, देखो कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता है, जिसको आप 3/2 भी कह सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो भी आप यही बोलोगे 1.5 या बराबर कितना, 3/2। ठीक, या हवा निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, या जिसको आप क्या कहते हो 1.33। ठीक, तो ये जो अपवर्तनांक हमने बोला किसके सापेक्ष बोला, हवा निर्वात के सापेक्ष बोला। तो ऐसी दशा में अगर आपसे कोई पूछे कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे, 4/3, मतलब कितना, 1.33। आपको दिमाग में फिट करना सिर्फ इतना कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2 होता है, जिसको कि 1.5 भी कहते हो। और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो, 4/3 होता है, और जिसको कि आप वहां पे क्या 1.33 कहते हो। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक आपने देख लिया। अब आप ये देखने जा रहे हो अपवर्तनांक के कारण वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई, ये क्या होता है, वास्तविक गहराई क्या है, आभासी गहराई क्या है। सामने एक बर्तन आप देख रहे हो, और बर्तन में क्या जल भरा हुआ है, पारदर्शी होता है, सरसुलभ है, इसलिए जल मान लिया। कोई भी पारदर्शी द्रव मान सकते हो। अब बर्तन की तली पे आप देखना, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड क्या, ओ, हमने इसका नाम क्या मान लिया, ओ। ठीक, इससे प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में निकलेंगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, सब तरफ जाएगी। हम इसमें से कोई 2 प्रकाश किरण यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, एक प्रकाश किरण तुमने ये लिया सीधे ऐसे, ठीक, और ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई और सीधे स्ट्रेट निकल गई, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। आप पूछोगे क्यों नहीं विचलित हुई, देखो यहाँ पे माध्यम बदला फिर भी विचलित नहीं हुई,
क्योंकि आप जानते हैं नीचे, आप जानते हैं ना, ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। इससे नीचे क्या जल है, पारदर्शी है, और इसके ऊपर क्या हवा निर्वात है, मोस्टली क्या हवा है। तो माध्यम बदला विचलित क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि ये प्रकाश किरण जब यहां पहुंची तो आपतन कोण का मान कितना है, 0। और जब आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। जब प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में या किसी दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर पहुंचती हैं और ऐसी दशा में अवलंबन पहुंचती हैं तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ठीक, आप जानते हो जब यहां से यहां पे आपतित हुआ आपतन कोण का मान 0 तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0। बिना विचलित हुए बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। एक कोई दूसरी किरण लिया यहां से और ऐसे और बिंदु सी पे पहुंचा। हम ये नहीं करें यही किरण लो, आप यहां से यहां पे ले आओ, यहां से आप यहां पे ले आओ, यहां से आप यहीं पे ले आओ, जहां मर्जी है। कोई दूसरी किरण हमको लेनी है। एक किरण हमने यहां पे लिया, उसका नाम क्या, ओसी। जब ये प्रकाश किरण यहां पे पहुंची, ठीक, हम यहां पे रुके, तिरछी पड़ रही है ना, माध्यम बदल रहा है, ठीक। हमने यहाँ पे क्या अभिलंब खींचा, ये जो डॉटेड लाइन आप पतली सी आप देख रहे हो, ये क्या है, आपतन बिंदु सी, और आपतन बिंदु पर ये क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक। ये माध्यम सघन, ये माध्यम विरल। क्यों? ये जल है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये क्या, हवा निर्वात है, जिसका अपवर्तनांक लगभग कितना, 1 होता है। अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा होगा वो माध्यम उतना ज्यादा सघन होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा वो माध्यम उतना ही विरल होगा। और सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है, कितना, 1 होता है, ठीक। तो ये सघन और ये विरल, और सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण तो आप जानते हो अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, लेकिन ये सघन, ये विरल, सघन से विरल में गई, आप देख रहे हो अविलंब से दूर हट गई। अब ये प्रकाश किरण इधर गई, ये प्रकाश किरण इधर गई, ठीक। और ये ऊपर आपका नेत्र इतना बड़ा सा, आपको बेहतर समझ में आ जाए, काफी बड़ा आपका नेत्र बनाया है, ठीक है। ये जो नेत्र के सामने आप ब्लैक कलर का जो रिंग आप देखते हो, ये आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो मिलेगा नेत्र के बारे में पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण सीधे यहाँ पे गई, ये प्रकाश किरण सीधे यहाँ पे गई। अब अगर आपसे पूछें, जब ये प्रकाश किरण नेत्र में घुसी, आपसे पूछें बेटा बताओ किरण कहां से आ रही होगी, तो आप सीधे स्केल रखोगे स्ट्रेट और आप कहोगे यहीं से तो आ रही है। लेकिन जब इस किरण को आपसे पूछेंगे कि ये किरण कहां पे आ रही होगी, तो आप स्केल ऐसे रखोगे, ऐसे, ठीक। और स्केल रख के आप हमको बताओगे, ठीक, कि ये किरण सर यहां से आ रही होगी। आप देखना ऐसे, ये इस जगह से यहां से आ रही होगी। ध्यान से सुनना, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, यहां पे अगर आप बात करो तो यहां से यहां तक क्या आपतित और यहां से यहां तक क्या अपवर्तित। क्योंकि आप जानते हो आपतन कोण का मान 0, इसलिए अपवर्तन कोण का मान 0। क्योंकि आप जानते हो प्रकाश किरणें के अभिलंबोत आपतित हुई है, इसलिए बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। अच्छा, अब यहां पे आप बात करो इस आपतन बिंदु पर, तो ओ सी ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण। और सी के बाद जो आगे जा रहा है ये क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अपवर्तित किरण जब यहाँ पे गई, नेत्र में घुसी, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बेटा किरण कहां से आ रही होगी, आप तुरंत आप कहोगे सर आप ही ने तो पढ़ाया था प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। आप स्केल लाइए, स्केल आप रखवाओगे और सीधे यहाँ पे मिलाओगे, आप कहोगे कि हमको ऐसा महसूस होता है कि ये किरण यहां से आ रही है, जबकि सच्चाई आप भी जानते हो किरण यहां से जा रही है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये वस्तु है और जब यहां से आप देखोगे तो उसका प्रतिबिंब आपको यहां पे नजर आएगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज, पहला वर्ड क्या, आई। आप देखो इसीलिए मैंने इसका नाम यहां पे क्या रखा, आई। और इसी आपतन बिंदु सी पर हम आपसे बात करें, ये क्या आपतित किरण है, उसका नाम क्या, ओसी। और आपतित किरण अविलंब से जितना कोण बनाता है उसको आप आई से लिखते हो और क्या कहलाता है, आपतन कोण। और इसी पर ये कौन सी अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाता है उसको आप आर से लिखते हो, उसको आप क्या कहते हो, अपवर्तन कोण कहते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ये सीधे ऐसे ही तो स्ट्रेट है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, तो अगर यहाँ पे आर बना तो निश्चित रूप से ये भी एंगल कितना होगा, आर। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा। उसी प्रकार से आप देखना ये एंगल कितना, आई, ठीक। तो शीर्षाभिमुख कोण जिसको आप कहते हो, अगर ये आई है तो निश्चित रूप से ये भी एंगल आपके यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। और आप जानते हो वस्तु यहां पर है और जब यहां से आप देखोगे तो ये वस्तु यहां नहीं नजर आएगी, वस्तु आपको यहां नजर आएगी। अगर आपसे कोई पूछे वस्तु की वास्तविक गहराई क्या है, तो देखो द्रव का तल यही तो है, वस्तु यहां तो है, तो वास्तविक गहराई क्या है, ए ओ, ये वास्तविक गहराई हो गई। और प्रतिबिंब यहां तो दिख रहा है, तो देखो वास्तव में वस्तु यहां पे है लेकिन दिख यहां पे रहा है, ठीक। तो वास्तविक गहराई कितनी, ए ओ, और आभासी गहराई कितनी, ए आई। इसी आभासी गहराई ए आई का फार्मूला हमको चाहिए कि अगर इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आगे चल के आप पढ़ाई जब करोगे, मैथ में एक पोर्शन है आपका कैलकुलस, ठीक। और कैलकुलस में
एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं लिमिट, हिंदी में कहते हैं सीमाएं। एक फार्मूला डायरेक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, बाकायदा इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा। ठीक, देखो लिमिट आई टेंड्स टू जीरो। देखो टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या कि आई का मान बहुत छोटा है, जीरो की ओर अग्रसर है, बस अब जीरो की तब जीरो, लेकिन जीरो नहीं, क्योंकि जीरो अगर होता तो आई बराबर जीरो लिखा गया होता। ठीक है, तो लिमिट आई टेंड्स टू जीरो पे साइन आई बराबर क्या होता है आई, और जानते हो लिमिट आई टेंड्स टू जीरो पे टेन आई बराबर भी क्या होता है आई। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि लिमिट आई टेंड्स टू जीरो पे साइन आई बराबर टेन आई। और जिस प्रकार से आई पे हमने फार्मूला देखा उसी प्रकार आर पे भी आप समझ सकते हो, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो पे साइन आर बराबर क्या होता है आर, और लिमिट आर टेंड्स टू जीरो पे टेन आर बराबर भी क्या होता है आर। तो ऐसी कंडीशन में अगर आर टेंड्स टू जीरो हो, ध्यान रखना, फिर आपको याद दिलाएं, आर का मान जीरो नहीं है, क्योंकि आर का मान जीरो होता तो आर बराबर जीरो लिखा गया होता। आर जीरो की अग्रसर है, अब जीरो की तब जीरो। जैसे मान लो हॉस्पिटल में कोई घायल आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बस अंतिम दौर चल रहा है, अब गया कि तब गया। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या हाल है तो नहीं कह सकते हो ठीक है, नहीं कह सकते तो खराब है, अब मरा कि तब मरा। तो वही स्थिति आपके यहाँ पर भी है। ठीक है, कि अब जीरो की तब जीरो, लेकिन जीरो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में साइन आर बराबर क्या होता है आर, और टेन आर बराबर भी क्या होता है आर। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि लिमिट आर टेंड्स टू जीरो पे साइन आर बराबर आर, और वही बराबर हमने क्या लिख दिया टेन आर। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डेरिवेशन आपका आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब सभी लोग जानते हो स्नेल का नियम, अभी हमने इसके पहले जिक्र किया था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यहां पे आप ध्यान देना, वस्तु कहां रखा है, जल में, प्रकाश किरणें कहां, जल से कहां पे जा रही है, हवा में। तो पहला माध्यम क्या माना जाएगा जल, और दूसरा माध्यम क्या माना जाएगा हवा। ठीक, इसीलिए यहां पे देखो WNA लिखा गया, ANW नहीं लिखा गया, WNA। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जल में से प्रकाश किरणें निकल के हवा में जा रही हैं, तो पहला माध्यम जिसके सापेक्ष वो पहले लिखा जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक होगा वो बाद में लिखा जाएगा, WNA बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और अभी आपने देखा आई और आर का मान अगर बहुत छोटा हो, जीरो के अग्रसर हो, अब जीरो की तब जीरो, तो ऐसी कंडीशन में साइन आई बराबर टेन आई भी कह सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में साइन आर बराबर टेन आर भी कह सकते हैं। तो आप देखो साइन आई की जगह पे टेन आई और साइन आर की जगह पे टेन आर। अब आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप देखो लंब बटे आधार यहाँ भी, लंब बटे आधार यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमको आई है, तो अब इस डायग्राम पे आओ, देखो साइन कास टेन सेक कासेक ये सब किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो अगर ऊपर आई लिखा है तो आई यहाँ पे तो है, तो इसमें अगर हमको लंब बटे आधार निकालना होगा तो हम कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज OAC। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो गया AC, और आधार कितना हो गया OA। तो आप देखो लंब बटे आधार यहाँ पे, तो लंब की जगह पे AC और आधार की जगह पे OA, ये हो गया। अच्छा नीचे आप यहाँ पे आओ, साइन आर बराबर क्या टेन आर। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, आर यही तो एंगल है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, IAC। तो आप देखो कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितना हो गया AC और आधार कितना हो गया IA। तो आप देखो यहाँ पे AC अपॉन IA। अब ऐसी कंडीशन में AC और AC दोनों कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे आपका निकला IA अपॉन OA, ये हुआ। तो IA दैट इज इक्वल टू OA और इंटू यहाँ पे WNA, ये आपने देखा। अच्छा WNA इसको अगर आप चाहो OA और इसी को चाहो तो 1 अपान ANW भी कह सकते हो ये। तो इस प्रकार से आपका निकला IA दैट इज इक्वल टू OA अपान ANW, ये लो ऐसे। मतलब OA क्या है, OA वास्तविक गहराई, IA क्या है आभासी गहराई। और अगर आपको आभासी गहराई निकालनी हो तो वास्तविक गहराई को अपवर्तनांक से आप डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वही आपकी आभासी गहराई कहलाएगी। और इस प्रकार से आपने देखा अपवर्तनांक के कारण वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई, ये आपने देखा, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप देखने जा रहे हो लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस एक ऐसी संरचना होती है जो किसी पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है। बेसिकली क्या, कांच, कांच की भी कई वैरायटी होती है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, किसी भी वैरायटी की, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसी संरचना होती है जो किसी पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है और जिसके दोनों ओर का पृष्ठ वक्री हो सकता है, अथवा एक ओर का पृष्ठ वक्री और दूसरे ओर का पृष्ठ समतल हो सकता है।
ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, या तो मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है या तो दूर भेजता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, आप देखते रहो, अंत तक आप बने रहो। आप देखना लेंस, इसकी दो वैरायटी होती है, एक वैरायटी अपसारी लेंस, दूसरी वैरायटी अपसारी लेंस। देखो अपसारी लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़े, मुख्य अक्ष की ओर भेज दे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसी का उल्टा, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ता हो, मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, या इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। देखो अपसारी लेंस, इसकी भी तीन वैरायटी, एक ये, एक ये, एक ये। और अपसारी लेंस, इसकी भी तीन वैरायटी, एक ये, एक ये, एक ये। उसके पहले आपको समझाएं, अभी हमने आपको लेंस के बारे में बोला, पारदर्शी कांच की बनी एक ऐसी संरचना जिसके दोनों ओर का पृष्ठ या तो वक्री होगा, या एक ओर का पृष्ठ वक्री होगा और दूसरी ओर का पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। अच्छा, वक्री भी आपका दो प्रकार का वक्र, जैसे आप जानते हो वक्री पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, और वक्री पृष्ठ क्या परवलयाकार भी हो सकता है, पैराबोलिक आकार का भी हो सकता है, परवलयाकार। तो चाहे पैराबोलिक आपका शेप का हो, चाहे स्फेरिकल शेप का हो, बस एक ओर का पृष्ठ वक्री है या दोनों ओर का पृष्ठ वक्री हो सकता है, अथवा एक ओर का पृष्ठ वक्री और दूसरे ओर का पृष्ठ आपका समतल भी हो सकता है। इस संरचना को आप क्या बोलते हो, लेंस बोलते हो, जिसकी दो वैरायटी आपने देखी, एक वैरायटी आपका कन्वर्जिंग लेंस और दूसरी वैरायटी आपने यहाँ पे क्या देखी, डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजेगा। मुख्य अक्ष क्या होता है हम बताने जा रहे हैं इसके बाद। पहले तो आप इसको देखना, इस लेंस को देखना, इसकी खासियत क्या है जानते हो, बीच में मोटा और किनारा पतला, बीच में मोटा किनारा पतला, बीच में मोटा किनारा पतला। तो ऐसे लेंस आप यूं भी कह सकते हो, ऐसे लेंस जिसका मध्य भाग मोटा हो और किनारा मतलब ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, पतला हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। तो इसी का उल्टा अपसारी लेंस। आप देखो तीनों लेंस को ध्यान से देखना, इसका मध्य भाग क्या है, पतला और किनारा मोटा, मध्य भाग पतला किनारा मोटा, मध्य भाग पतला किनारा मोटा, ठीक है। तो ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला हो और किनारा मोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, या उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और तीन वैरायटी आप यहां पे देख रहे हो, तीन वैरायटी आप यहां पे देख रहे हो। यहां पे आप देख रहे हो, इधर का पृष्ठ भी बाहर से देखोगे उभरा है, इधर की तरफ देखोगे बाहर से देखोगे उभरा है, दोनों तरफ का उभरा हुआ है, तो इसको हम यहां पे डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, उभयोत्तल लेंस, ठीक। अच्छा, यहां पे आप देखो, एक तरफ का पृष्ठ यहां पे क्या समतल है और एक तरफ का पृष्ठ यहां पे क्या उत्तल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समोत्तल लेंस, ठीक। यहां पे आप देखना, इधर का पृष्ठ अंदर धंसा हुआ है, मतलब क्या, अवतल, और इधर से देखोगे तो इधर का पृष्ठ क्या उभरा हुआ है, मतलब क्या, उत्तल। अवतल उत्तल, और दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, अवतलोत्तल लेंस। या इंग्लिश में अगर आप बोलो, इधर से आप देखोगे इस साइड से तो धंसा हुआ दिखेगा, मतलब क्या, कॉनकेव, और इधर से आप देखोगे उभरा हुआ दिखेगा, मतलब क्या, कॉन्वेक्स। दोनों को मिलाओ तो क्या कहलाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसी प्रकार आप यहां पे देखना, इधर से देखोगे तो धंसा हुआ है, इधर से देखोगे तो भी धंसा हुआ है दाईं ओर से, ठीक। तो इसको आप क्या बोलते हो, डबल कॉनकेव लेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस, ये लो, ठीक। अच्छा, इधर आप देखो, इधर से देखोगे क्या, प्लेन है, और इधर से देखोगे धंसा हुआ, मतलब क्या, कॉनकेव है, तो दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस। या इधर से देखोगे क्या, समतल है, और इधर से देखोगे अवतल है, तो हिंदी में क्या बोलोगे, समोवतल लेंस। उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, इधर से आप देख रहे हो तो क्या उभरा हुआ दिखेगा, इधर से देखोगे धंसा हुआ दिखेगा, उभरा हुआ मतलब क्या, कॉन्वेक्स, और धंसा हुआ मतलब क्या, कॉनकेव, तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। या हिंदी में आप बोलो, इधर से उभरा हुआ है तो उत्तल, इधर से धंसा हुआ तो अवतल, तो दोनों को मिला के बोलोगे क्या कहलाएगा, उत्तलोवतल, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा, लेंस की दो वैरायटी आपने देखी, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। इसकी भी तीन वैरायटी आपने देखी और इसकी भी तीन वैरायटी देखी। अब लेंस से जुड़ी कुछ मुख्य परिभाषाएं। पहली परिभाषा लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या जिसको आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष। क्या होता है, ध्यान से सुनना, हम मुख्य अक्ष भी बताएंगे, वक्रता केंद्र भी बताएंगे, वक्रता त्रिज्या भी बताएंगे। सामने आप एक लेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक। कौन सा लेंस है आप समझ गए होंगे, इससे टैली कराओ, ठीक। आप जानते हो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इधर से देखोगे तो क्या उभरा हुआ है, इधर से देखोगे क्या उभरा हुआ है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अच्छा देखो, जब इस लेंस को हम बना रहे थे, ठीक, तो आप देखो इस प्रकार से, आप जानते हो किसी गोले का हिस्सा है और गोले का सेंटर यहाँ पे है, ठीक। और जब इधर का पोर्शन बन रहा था, किसी गोले का हिस्सा है, जानबूझ के डॉटेड लाइन हमने आगे बढ़ाया था कि आप बेहतर समझ पाओ, ठीक है। तो इधर का हिस्सा बनाते समय सेंटर आपका ये माना गया, ठीक। आप देखना, और लेंस पर प्रकाश किरणों को हमेशा हम बाईं ओर से डालते हैं। एक प्रथा है, देखो नियम प्रथा में अंतर होता है। प्रथा में क्या होता है, लोग करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जो हमसे पूछो, उनके करते देखा तो हमने भी कर लिया। और नियम के पीछे किसी न किसी वैज्ञानिक का सिद्धांत होता है, लॉजिक होता है, ठीक। तो एक प्रथा है कि प्रकाश किरणों को हमेशा हम बाईं तरफ से डालते हैं। तो बाईं तरफ प्रकाश किरणें जब आएंगी, पहले पृष्ठ पर जिस पर पड़ेंगी वो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा।
और दोबारा जिस पे अपवर्तन होगा जिस पृष्ठ पे, उसको आप क्या बोलोगे, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। तो आप यहां पे देखना, ये सामने एक लेंस आप देख रहे हो, प्रकाश किरणों को बाईं ओर से डालेंगे तो पहले कौन झेलेगा, ये, उसके बाद तो इसका नंबर आएगा, ठीक। अच्छा, और जब ये पहले झेलेगा, ठीक, तो इसको बनाते समय इसका सेंटर हमने कहा यहां माना, तो ये हमारा C1 कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम वक्रता केंद्र। ध्यान देना, ये कहलाएगा प्रथम वक्रता केंद्र। क्यों, प्रकाश किरणों को आप इधर से डाल रहे हो, पहले कौन झेल रहा है, ये वाला पृष्ठ झेल रहा है, और इसको बनाते समय सेंटर ये माना गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम वक्रता केंद्र। अच्छा, प्रकाश किरणें अंदर घुसेंगी फिर यहां पे अपवर्तित होंगी, तो दूसरी बार यहां तो अपवर्तित हुई, तो ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और इसको बनाते समय सेंटर ये माना गया, तो ये हमारा यहां पे क्या कहलाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र। उसको किससे लिखेंगे, C2 से, ठीक। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे, प्रथम वक्रता त्रिज्या। किससे लिखोगे, कैपिटल R1 से। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या लिखोगे, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। किससे लिखोगे, R2 से। और जानते हो निर्देशांक ज्यामिति का पूरा नियम यहां पे लगता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पे काटा वो मूल बिंदु, इधर की सारी दूरी प्लस में, इधर की सारी दूरी माइनस में, ऊपर की सारी दूरी प्लस में, नीचे की सारी दूरी माइनस में, सारे नियम यहां पे लगेंगे। आप देखना, ये हमारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें जब इस पे आई तो पहले इसी ने झेला, और इसको बनाते समय इसका सेंटर ये माना गया, तो क्या कहलाएगा, प्रथम वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रथम वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। किससे लिखी जाएगी, कैपिटल R1 से। और किसमें होगी, प्लस सिंबल के साथ। क्यों, क्योंकि दाईं तरफ नापी जा रही है। उसी प्रकार इसके बाद प्रकाश किरणें यहां पे आएंगी, फिर अपवर्तित होंगी, तो दूसरी बार इस पे तो अपवर्तित हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, लेंस का द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। और इसको बनाते समय सेंटर ये माना गया, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। किससे लिखी जाएगी, R2 से लिखी जाएगी। और ये दूरी कहां से, यहां से, और इधर इस तरफ बाईं तरफ नापी जा रही है। R2 का मान किसमें होगा, माइनस में। ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आपके, ठीक। उसके बाद प्रथम वक्रता केंद्र मतलब C1 और द्वितीय वक्रता केंद्र मतलब C2 को दो मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना कर दो, एक रेखा खींच दो। इसी को आप क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस। अगर आपसे कोई पूछता है लेंस के मुख्य अक्ष से क्या समझते हो, तो आप बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यही थ्योरी आप यहां पे भी समझ सकते हो। सामने आप देख रहे हो, ये वाला लेंस है, डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक। प्रकाश किरणें आएंगी प्रथा के अनुसार, बाईं तरफ से आएंगी, बाईं तरफ से आएंगी, पहले ये झेलेगा, जब ये झेलेगा तो क्या कहलाएगा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और इसको बनाते समय सेंटर ये माना गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, C1, ठीक। और अगर ये C1 है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी R1 कहलाएगी। और दूरी किधर नापी जा रही, बाईं तरफ, किस सिंबल के साथ होगा, माइनस सिंबल के साथ। इसके बाद प्रकाश किरणें अंदर घुसेंगी, फिर यहां पे अपवर्तित होंगी, तो दूसरी बार आप जानते हो इस पृष्ठ पर या इस पर अपवर्तित हुई, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया, तो ये क्या कहलाएगा, C2 से लिखा जाएगा। और क्या कहलाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को R2 से लिखेंगे। R2 का मान हमारा क्या, जो भी होगा प्लस सिंबल के साथ होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो यहां से किधर नापा जा रहा है, दाईं तरफ नापा जा रहा है, और दाईं तरफ की दूरी प्लस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। द्वितीय वक्रता त्रिज्या R2 किसमें होगी, प्लस में। प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 किसमें होगी, माइनस में, ठीक। और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना कर दो, ठीक। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष, किसका, अवतल लेंस का। इस प्रकार से आपने वक्रता केंद्र देखा, वक्रता त्रिज्या देखा और मुख्य अक्ष आपने देखा। अब हम चलते हैं, लेंस में जानते हो दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ये उत्तल लेंस, इसी उत्तल लेंस में आप समझने जा रहे हो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, इसी उत्तल लेंस में आप समझोगे द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। फिर यहाँ पे अवतल लेंस है, इसमें आप समझोगे प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। ये अवतल लेंस है, इसमें आप समझोगे द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। पहले हम चलते प्रथम मुख्य फोकस पे। प्रथम मुख्य फोकस कहते किसको है, आप ध्यान से सुनना। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली, और अगर ना निकल सकती हो तो जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। कैपिटल F1 से लिखते हैं। और लेंस से प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 तक की दूरी को हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, और स्मॉल f1 से लिखते हैं। देखो, फोकस दूरी को स्मॉल f1 से लिखेंगे और फोकस बिंदु को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल F से दर्शाएंगे। अगर प्रथम मुख्य फोकस है कैपिटल F1, द्वितीय मुख्य फोकस है कैपिटल F2, फोकस बिंदु कैपिटल F से और फोकस दूरी स्मॉल f से। प्रथम है तो 1 1 लगा देंगे सफिक्स में, और द्वितीय है तो 2 2 लगा देंगे। तो पहले आप यहां पे देखना, ये उत्तल लेंस, ठीक। अभी हमने आपको समझाया उत्तल लेंस के लिए ये क्या है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम वक्रता केंद्र। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रथम वक्रता त्रिज्या। अच्छा, उसी प्रकार से द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, द्वितीय वक्रता केंद्र कहोगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बाईं तरफ नापी गई, इसलिए कौन से सिंबल में होगी, माइनस सिंबल में होगी। आप देखो, और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना कर लो, ये, ठीक।
तो ये आप जानते हो रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष लेंस का। अच्छा, अभी हमने परिभाषा क्या बताई? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उसे उस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। आप यहां पे देखना, इसमें भी आपको समझाया ऐसे, ये लो, ठीक। ये अवतल लेंस है, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है। उसको बनाते समय सेंटर इसको माना, ये क्या कहलाएगा? प्रथम वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहां से यहां तक की दूरी प्रथम वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। R1 से व्यक्त की जाएगी, बाईं तरफ नापी गई, माइनस सिंबल के साथ होगी। उसी प्रकार यहां पे आओ, ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया, ये क्या कहलाएगा? द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाएगा। C2 से लिखा जाएगा और यहां से लेके यहां तक की दूरी R2 से लिखी जाएगी। ये क्या कहलाएगी? द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। किस सिंबल में होगी? प्लस सिंबल में होगी। ये उत्तल लेंस है, इसका प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पे कैपिटल F1। और ये अवतल लेंस है, इसका प्रथम मुख्य फोकस किधर होगा? दाईं तरफ, कैपिटल F1 इधर राइट साइड में। भाई इसका उल्टा ही तो है, तो इसका F1 अगर इधर है तो इसका F1 यहाँ पे इधर होगा। अच्छा, अभी हमने आपको समझाया फोकस बिंदु को किससे लिखते हैं? कैपिटल F से। तो आप देखो हमने कैपिटल F का प्रयोग किया। प्रथम मुख्य फोकस है कैपिटल F1, फोकस बिंदु है कैपिटल F का प्रयोग किया, प्रथम मुख्य फोकस है कैपिटल F1, ठीक। परिभाषा हमने क्या बताया? मुख्य अक्ष से निकलने वाली और ना निकल पाए तो निकलती हुई प्रतीत होने वाली, या मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तो उस बिंदु को आप क्या कहते हो? प्रथम मुख्य फोकस कहते हो। आप देखना F1 इधर है, प्रकाश किरणों को हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां से प्रकाश किरणें निकली, यहां पहुंची ऐसे, ठीक। यहां से प्रकाश किरणें निकली और यहां पे ऐसे पहुंची इस प्रकार से, ठीक। अब जब यहां पहुंची, अगर ये फोकस है तो निश्चित रूप से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के यहां पे समांतर हो गई ऐसे, ये, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार यहां पे आ जाओ, इसका प्रथम मुख्य फोकस कहां पे? राइट साइड में है। तो क्या प्रकाश किरणों को इधर से निकालें? नहीं, क्योंकि आप जानते हो प्रथा है, प्रकाश किरणों को हमेशा किधर से लाते हैं? बाईं ओर से लाते हैं। हमारी मजबूरी है प्रथा का पालन करना, ठीक। इसलिए प्रकाश किरणों को उल्टा तो निकालेंगे नहीं, कोई बात नहीं। प्रकाश किरणों को इसकी ओर आता हुआ प्रतीत तो करा सकते हैं। आप देखना, ये स्केल हमने ऐसे रखा, ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं। आप देखना ऐसी आ रही हैं कि अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक, तो लगेगा कि बिल्कुल F1 की तरफ आ रही थी। बोलो, ठीक। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड लाइन हो गई, ठीक। अब आप देखना, तो ये प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि लेंस अगर रास्ते में ना होता तो लाइट बीम सीधे यहीं पे F1 पे आती, लेकिन रास्ते में लेंस पड़ गया। क्योंकि प्रथम मुख्य फोकस है, निश्चित रूप से प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। ये प्रकाश किरणें यहां से क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इधर चली गई, ठीक। अब आप आगे देखना, जो हमने परिभाषा बताई थी एक बार फिर से हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखो, किसी भी लेंस के, दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मतलब यहां पे ये और यहां पे ये, जिससे निकलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन बिंदुओं को उस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। कैपिटल F1 से लिखते हैं, ठीक। और लेंस से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक। और आप जानते हो प्रथम मुख्य फोकस है तो स्मॉल f1 प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ये भी प्रथम मुख्य फोकस है, स्मॉल f1 प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ठीक। अब द्वितीय मुख्य फोकस पे आ जाओ। ये क्या होता है जानते हो? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आप क्या कहते हो? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हो। किससे लिखते हो? कैपिटल F से लिखते हो, F2 से लिखते हो, क्योंकि द्वितीय है ना, सफिक्स में क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। तो आप जरा देखना यहाँ पे, ये लेंस हो गया उत्तल लेंस ऐसे, ये अवतल लेंस है ऐसे, ठीक। अभी हमने समझाया उत्तल लेंस है, प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आएंगी, पहले ये झेलेगा, ये क्या कहलाएगा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। इसका सेंटर यहाँ पे है, प्रथम वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रथम वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दाईं तरफ दूरी पड़ रही है इसलिए किस सिंबल के साथ होगी? प्लस सिंबल के साथ होगी। उसी प्रकार ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, कैपिटल R2 से लिखी जाएगी। बाईं तरफ दूरी है इसलिए माइनस सिंबल के साथ होगी, ठीक। खैर इसमें हमको नहीं उलझना, कई बार आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आप देखना इसमें, ये लो ऐसे हमने मिलाया ऐसे, तो ये मिलाने लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, हमने इसको ऐसे मिलाया, ये मिलाने लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस अगर बाईं तरफ है तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किधर होगा? दाईं तरफ। चलो आप देखना, ये लो कैपिटल F2। उसी प्रकार अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किधर है? दाईं तरफ है,
तो अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस किधर होगा? बाईं तरफ। ये लो कैपिटल F2 हो गया। अब प्रकाश किरणों की बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यहां पे आई ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यहां पे आई ऐसे। अब देखना यहां पर भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस पर आपतित हुई, यहां पर भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस पर आपतित हुई। अब द्वितीय मुख फोकस से गुजरेगी, अगर नहीं गुजर पाएगी तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब बताओ, द्वितीय मुख फोकस इस पार है ना, लेंस है, प्रकाश किरणें उस पार जाएंगी ना, तो ठीक है द्वितीय मुख फोकस से गुजारो। आप देखना ये लो ऐसे निकल गई, ठीक। अच्छा यहां पे आओ, द्वितीय मुख फोकस तो यहां पे है, तो क्या प्रकाश किरणों को हम वापस लौटा लाएं? नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये दर्पण नहीं है, मिरर नहीं है, लेंस है, प्रकाश किरणों को जाना तो उसी पार है, ठीक। और F2 यहां बैठा है, कोई बात नहीं, आप भेजो, ऐसा भेजो लगे कि यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे ऐसे ये गई। आप पूछोगे ये क्या? आप पीछे बढ़ाओ, देखो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है ना, इस किरण को देखोगे ध्यान से लगेगा यहीं से निकल के आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो उत्तल लेंस का ये द्वितीय मुख फोकस हो गया, उत्तल लेंस का ये द्वितीय मुख फोकस हो गया। द्वितीय मुख फोकस की परिभाषा हमने क्या बोला था, एक बार फिर से रिपीट करें, डायग्राम देखते रहना, दोनों डायग्राम एक साथ आप देखना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस लेंस का द्वितीय मुख फोकस कहते हैं। और द्वितीय मुख फोकस की लेंस से जो दूरी होती है उसको स्मॉल f2 से लिखेंगे, और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख फोकस दूरी। और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख फोकस दूरी, ये ठीक। और हमने आपको समझाया निर्देशांक ज्यामिति के सारे नियम का पालन होता है, बाईं तरफ की दूरी माइनस में, दाईं तरफ की दूरी प्लस में। तो अगर द्वितीय मुख फोकस की हम बात करें तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख फोकस किधर है? दाईं तरफ। इसलिए उत्तल लेंस की द्वितीय मुख फोकस दूरी किधर है? दाईं तरफ। और दाईं तरफ की दूरी किस सिंबल के साथ? प्लस सिंबल के साथ। और इसीलिए आपका क्या होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। देखो लेंस की फोकस, देखो लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं, लेकिन अभी तो नहीं, आगे चल के आप पढ़ाई करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। यहां पे लेंस के फोकस का तात्पर्य प्रायः द्वितीय मुख फोकस से होता है। क्यों होता है इसका भी जवाब है, लेकिन फिलहाल अभी आपके स्टैंडर्ड के ऊपर की चीज है। यहां पे आप इतना जानो कि लेंस के फोकस का तात्पर्य प्रायः लेंस के द्वितीय मुख फोकस से होता है, और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख फोकस दाईं तरफ होता है, और दाईं तरफ की दूरियां प्लस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती हैं। और यही कारण है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस किधर? बाईं तरफ होता है, और बाईं तरफ की दूरियां माइनस सिंबल के साथ व्यक्त होती हैं। और यही कारण है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। अगर हम आपसे कहें किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो आप तुरंत समझ जाना प्लस लगा रहे हैं, मतलब कि वो लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। या अगर आपसे कहें किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस 18 सेंटीमीटर है, हमने माइनस लगा दिया, बिना कहे आप समझ जाना इसका मतलब कि वो लेंस कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। इस प्रकार से आपने फोकस दूरी देखा, फोकस देखा। अब हम चलते प्रकाशिक केंद्र पे। देखो एक सिंपल से परिभाषा आपको समझा प्रकाशिक केंद्र की, ऑप्टिकल सेंटर की। अगर पतला लेंस है, ठीक, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी पार गुजर जाती हैं, उस बिंदु को आप क्या कहते हो? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। छोटे क्लास में यही पढ़ाया जाता है, जबकि वास्तव में स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है, छोटा सा है, थोड़ा समझना है, आप स्टैंडर्ड डिफिनीशन समझ जाओगे यहाँ पे, ठीक। होता क्या है, किसी भी लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, तो जब आपतित होगी तो अंदर अपवर्तित भी होगी, जब अपवर्तित होगी तो दूसरे पृष्ठ से निर्गत भी होगी, ठीक। तो अगर आपतित और निर्गत दोनों किरणें परस्पर समांतर हों, तो ऐसी दशा में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ से लिखते हैं। सामने डायग्राम आप देख रहे हो, उत्तल लेंस है। आपको बेहतर समझ में आ जाए जानबूझ के हमने मोटा बनाया ताकि लेंस के भीतर क्या हो रहा है वो भी आप बेहतर समझ पाओ। बार बार हमने समझाया प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आएंगी, पहले ये झेलेगा तब ये झेलेगा, तो जो पहले झेलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और जो बाद में झेलेगा क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। अगर ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है तो इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया था, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम वक्रता केंद्र। किससे लिखा जाएगा? C1 से, ठीक। उसी प्रकार से इसको बनाते समय सेंटर इसको माना गया, ये द्वितीय वक्रता केंद्र किससे लिखा जाएगा? C2 से। और आप ये भी जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्रथम वक्रता त्रिज्या किससे लिखी जाएगी? R1 से। और किस सिंबल में होगी? प्लस सिंबल में। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ है। अब C1 C2 को हमने मिलाया ऐसे, ये
ठीक। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण हमने डाला, मान लो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, ऐसे, ये लो, ऐसे आपतित हुई, पेन हमारी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि माध्यम बदल रहा है। माध्यम बदलेगा, प्रकाश किरण भी क्या करेगा? अपना रास्ता बदलेगा। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। हम झुकाएंगे बाद में, पहले अभिलंब तो देखें कहां पे होगा। तो यहां पे इस बिंदु पे अभिलंब ज्ञात करने के लिए इसके सेंटर से इसको आप मिलाओ, ऐसे पूरा लेके जाएंगे, C1 पे जाके मिलेगा। ठीक, हमारा काम इतने चल जाएगा, इसलिए पूरा नहीं खींच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखना, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अगर माध्यम बराबर होता तो प्रकाश किरण बिल्कुल आपका स्केल रखा होता और बिल्कुल सीधी ऐसे खिंच गई होती। लेकिन आप जानते हो विरल है, ये सघन है, प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी। आप देखो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर कुछ झुकी, ऐसे ये गई। ठीक, अब जब यहां पहुंचे, पेन हमारी फिर रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि माध्यम फिर बदल रहा है। फिर हमको आवश्यकता महसूस हुई किसकी? अभिलंब की। अभिलंब के लिए इसको क्या करें? C2 से मिलाओ। क्यों? क्योंकि द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसका सेंटर ये है, सेंटर से मिलाओ। ठीक, तो आप आगे देखना, हमने ऐसे स्केल रखा, एक सिरा C2 पे, एक सिरा यहां पे, और डॉटेड लाइन खींच दिया ऐसे, ये लो। ये सघन, ये विरल। सघन से विरल में प्रकाश किरणें जाएंगी, अभिलंब से दूर हट जाएंगी। आप देखना, जो माध्यम ये है, मतलब कांच, अगर यहां भी कांच होता तो स्केल ऐसे रखा होता और लाइन ऐसे खींच रही होती। लेकिन ये कांच और ये वायु, ठीक, विरल, आप जानते हो ये सघन और ये विरल। सघन से विरल में जाएगा, प्रकाश किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हटा, आप देखो ऐसे निकला, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलोगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलोगे? अपवर्तित किरण। और इसको क्या बोलोगे? निर्गत किरण। बाहर निकल रही है ना। ठीक, और दूसरी खास बात आप देखना, आपतित और निर्गत दोनों किरणें परस्पर यहां पे समांतर हैं। कैसे? आप देखो स्केल हमने रखा, आप मिलाओ, ये गैपिंग देखो बराबर है कि नहीं? ये ठीक, ये गैपिंग बराबर है। तो आप यहां पे देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि आपतित और निर्गत दोनों किरणें परस्पर समांतर हैं। तो ऐसी दशा में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा, यही बिंदु, आप चाहे इसको C से लिख दो या O से, जिससे भी आप चाहो लिख सकते हो आप यहां पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। यही हमने परिभाषा आपको समझाई थी। यदि किसी लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि आपतित एवं निर्गत दोनों किरणें परस्पर समांतर हो, है ना, देखो आपतित और निर्गत दोनों किरणें परस्पर समांतर हो, तो ऐसी दशा में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, अथवा ऐसा भी हो सकता है ना काट पाए तो काटता वो प्रतीत कराना पड़ेगा। तो जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता वो प्रतीत होता है, उसी बिंदु को, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस प्रकार से आपने प्रकाशिक केंद्र देखा। अच्छा, वहीं पे आप देखना, लेंस मोटा है तो आप जानते हो आपतित और निर्गत के बीच इतना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर लेंस और मोटा हो तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करो, लेंस अगर पतला हो तो डिफरेंस क्या होगा? और कम हो जाएगा। लेंस और पतला होगा, डिफरेंस और कम हो जाएगा। लेंस और पतला होगा, डिफरेंस और कम हो जाएगा। और आपके सिलेबस में बहुत पतला लेंस आपके सिलेबस में है, तो जब लेंस बहुत पतला होगा तो डिफरेंस भी क्या होगा? बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि उपेक्षणीय होगा, नगण्य होगा, और इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप जानते हो डिफरेंस नगण्य हो जाएगा, तब तो यही लगे ना बिल्कुल सीधी गुजर गई। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि जब पतले लेंस से कोई प्रकाश किरण गुजरती है, जाती है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरे और बिल्कुल सीधी गुजर जाए, अपने मार्ग से विचलित ना हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जो आपको पढ़ाया गया वो कहां से पढ़ाएगा? वो सामने यहां पे है। अब इसके बाद देखो, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप? यहाँ पे बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि अगर कोई लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु को अलग अलग स्थितियों पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं, कुछ नियम आपको बताएंगे। उस नियम को ध्यान में रखोगे, कोई भी लेंस आपको दे दे, कहीं भी वस्तु रख दे, आप खट से प्रतिबिंब बना के दिखा दोगे। कैसे? आप देखो, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को अगर आपने बेहतर आपने समझ लिया तो कोई भी लेंस आपको दे दे, वस्तु कहीं भी रख दे, आप प्रतिबिंब बना के जरूर दिखा दोगे। वो चारों नियम क्रम से क्या आप समझना। पहला नियम लेते हैं, सामने आप देख रहे हो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसके पहले आप पढ़ाई कर चुके हो। उत्तल लेंस का प्रथम मुख फोकस किधर? बाईं तरफ, और द्वितीय मुख फोकस किधर? दाईं तरफ। तीनों डायग्राम में देखो यही है। उसी प्रकार यहां पे आप देखना अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रथम मुख फोकस किधर? दाईं तरफ, इधर, और द्वितीय मुख फोकस किधर? बाईं तरफ, और तीनों डायग्राम में यही है। ठीक, हम 4 नियम आपको बताएंगे। पहला नियम यहां पे समझाएंगे, दूसरा नियम यहां पे समझाएंगे, तीसरा नियम यहां पे समझाएंगे, और चौथा नियम यहां पे समझाएंगे। और चारों अगर आप समझ गए
कोई भी लेंस कहीं भी आपको दे दे, वस्तु कहीं भी रख दे, आप प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आप बना के दिखा सकते हो। देखो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी। उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाओ, ठीक। अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाओ, ठीक। और नियम हम क्या बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेगी और ना गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये अब जब तो लेंस है, प्रकाश किरणें जाएंगी तो उसी पार, और उसका द्वितीय मुख्य फोकस कहां, यहां पे है, कोई बात नहीं, प्रकाश किरणों को द्वितीय मुख्य फोकस से आप गुजार दो ऐसे, ठीक। यहां पे आप आ जाओ, इसका द्वितीय मुख्य फोकस यहां पे है, तो क्या प्रकाश किरणों को लौटा लाएं? नहीं, प्रकाश किरणें जाएंगी तो उसी पार, ठीक है। ऐसा भेजो कि F2 से निकलती हुई गुजरती हुई प्रतीत हो। आप स्केल ऐसे रखो, एक सिरा F2 पे और एक सिरा यहां पे, इधर आप गुजारो ऐसे, ठीक। और जब आपसे पूछें कि बताओ बेटा किरण कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष किस बिंदु से आ रही होगी, तो आप यही कहोगे कि सर प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, स्केल लगाइए। आप स्केल लगवाओगे और ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे गुजरती हुई आपको ऐसी महसूस होगी। बोलो समझ पाए कि नहीं? ये पहला नियम हो गया। एक बार फिर पहला नियम के खत्म होने पे फिर से हम बोल दें यहां पे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम खत्म। अब देखो दूसरा नियम क्या है, किसी भी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें, या मान लो प्रथम मुख्य फोकस से नहीं आ सकती हैं, तो प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ध्यान से सुनना, उत्तल लेंस प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पे, और आप जानते हो प्रथा है प्रकाश किरणों को बाईं तरफ से लाते हैं। आप जानते हो प्रथम मुख्य फोकस यहाँ बाईं तरफ है भी, तो यहाँ से प्रकाश किरणें निकल सकती हैं। आप देखो निकली, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप आओ, यह अवतल लेंस है, इसका प्रथम मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ दाईं तरफ है, तो क्या प्रकाश किरणों को हम इधर वापस बुला लें, इधर बुला लें? नहीं। नियम क्या कहता है, लेंस पर प्रकाश किरणों को डालो तो किधर से डालो, बाईं तरफ से डालो। तो आप जानते हो प्रकाश किरणों को F1 से निकाल के यहाँ पे और लेंस पे नहीं गिरा सकते हो, आप लाओगे बाईं तरफ से ही। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा लाओ कि लगे कि अगर लेंस रास्ते में ना होता तो प्रकाश किरण बिल्कुल आपकी F1 पे जाके गिरती। देखो, ठीक। तो हमने क्या बोला कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें, और अगर नहीं निकल सकती हैं तो प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात निश्चित रूप से उस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। मतलब ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये दूसरा नियम हो गया। अच्छा, तीसरा नियम ध्यान रखना, आपके कोर्स में क्या पतला लेंस है, तो किसी भी पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी ऐसे। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। यहां पे ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरी तो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है अभी आपने समझा, हमने ये भी आपको समझाया कि आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में पतला लेंस है, और जब पतला लेंस होगा तो आपकी तो निर्गत के बीच का जो डिफरेंस है वो उपेक्षणीय होगा, और उसी आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजरती है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। ये सामने, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया C, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया C, ठीक। अब इसके बाद चौथे नियम पे आ जाओ। वे सभी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो ना हो परंतु आपस में समांतर हों, जब लेंस पर आपतित होती हैं तो फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। पहले तो आपको समझा फोकस तल क्या होता है। नाम पे आ जाओ, तल कोई सरफेस है और फोकस तल है, कहां पे होगा, फोकस पे। और लेंस के फोकस का तात्पर्य मुख्यतः किस फोकस से होता है, द्वितीय मुख्य फोकस से होता है। ये उत्तल लेंस है, इसका द्वितीय मुख्य फोकस यहां पे है। तो अगर इस जगह पे हम किसी तल की कल्पना कर लें, ऐसे किसी तल की कल्पना कर लें, तो इसी तल को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल, ठीक। तो वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं, आप देखना ये प्रकाश किरण आई, आप यहां पे देखना ये प्रकाश किरण आई, आप यहां पे देखना ये प्रकाश किरण आई, ऐसे देखो। ये तीनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है लेकिन आपस में समांतर हैं। तो अगर आपस में समांतर हैं तो फोकस तल पर कहीं केंद्रित होंगी। फोकस तल कहां पे होगा, F2 पे, द्वितीय मुख्य फोकस पे होगा। किसी तल की कल्पना कर लेंगे, ठीक। तो आप जानते हो ये प्रकाश किरण सीधे यहां पहुंची, ये प्रकाश किरण सीधे यहां पहुंची, और ये प्रकाश किरण सीधे आपका यहां पहुंची ऐसे,
ठीक, और तीनों प्रकाश किरणें आपका यहाँ पे पहुंची और आप जानते हो यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, वस्तु कहीं बहुत दूर रखा होगा, उसका इमेज आपका यहाँ फॉर्म हो गया। और जानते हो आप समझ भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए, हमने यहाँ पे दो दो नियम भी लगा दिया। कैसे? बीच वाली किरण को देखो कहां से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से। तो आप देखो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, बिना विचलित हुए सीधे यहां पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक, नीचे वाली किरण को देखो, ये कहां से गुजर रही है, F1 से, तो F1 से गुजर के यहां पहुंची। और अभी आपने क्या देखा था, अगर F1 से गुजर के यहां पहुंची यानी फोकस से गुजर के पहुंची यहां पे, ठीक, तो फोकस से गुजर के पहुंची तो यहां पे क्या हुआ, समांतर हो गई। ठीक, पर इसमें आपको नहीं उलझना, आप खाली इतना समझना कि वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं, परंतु आपस में समांतर होती हैं, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। इस प्रकार से चार नियम आपने देखा, और चारों नियमों पे अगर आपको कमांड है तो कोई भी लेंस आपको दे दिया जाए, वस्तु कहीं भी रख दी जाए, आप प्रतिबिंब बना के दिखा सकते हो। कैसे बनेगा इसके बाद आप देखने जा रहे हो। और इस वीडियो को देखने से पहले एक सलाह आपको हमने पहले भी दिया था, एक बार फिर सलाह आपको दे दें। हमारी वीडियो जब कभी भी आप देखो, एक कॉपी साथ में रखो, एक पेन साथ में रखो, डायग्राम बनाने के लिए आपका एक स्केल साथ में रखो, एक पेंसिल साथ में रखो, और जैसे क्लास में स्टडी करते हो ठीक उसी प्रकार से वीडियो आप देखते चलो, अपना नोट्स बनाते चलो। क्लास में ऑफलाइन पढ़ने से कहीं ज्यादा आपको समझ में आएगा, कहीं ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक, हम इसके बाद आपको ये समझाने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई लेंस है, वस्तु कहीं रखा है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। सामने डायग्राम में आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे क्या कॉन्वेक्स लेंस लिया, उत्तल लेंस, एक सीट में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उत्तल लेंस, प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस, उत्तल लेंस, प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस, प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस, प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस। ठीक है, उत्तल लेंस, एक ही उत्तल लेंस, उसकी अलग अलग हमने पोज दिखाई है। अच्छा, जानते हो लेंस के दोनों ओर का माध्यम अगर बराबर है तो दोनों फोकस दूरियां परिमाण में बराबर होंगी। अगर इसकी प्रथम मुख फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो द्वितीय मुख फोकस दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, बशर्ते कब, अगर दोनों ओर का माध्यम बराबर है। लेकिन अगर दोनों ओर का माध्यम अलग अलग है तो दोनों फोकस दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, आपको जब भी मिलेगा दोनों ओर का माध्यम बराबर मिलेगा, दोनों ओर का माध्यम बराबर मिलेगा तो दोनों फोकस दूरियां परिमाण में बराबर होंगी। अच्छा, परिमाण में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चिन्ह में बराबर नहीं होंगी, आप इसके पहले पढ़ चुके हो। उत्तल लेंस है, प्रथम मुख फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी, द्वितीय मुख फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी। लेकिन दोनों ओर का अगर माध्यम बराबर है तो दोनों फोकस दूरियों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। और वही चीज आपका अवतल लेंस में भी है। पहले आप उत्तल लेंस में समझना, हमने एक सीध में बनाया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप देखो प्रथम मुख फोकस है, उसी के ठीक नीचे सभी का प्रथम मुख फोकस, लेंस के ठीक नीचे लेंस, और F2 के ठीक नीचे F2। ठीक, चार डायग्राम में आपको समझाने जा रहे हैं। पहले डायग्राम में देख रहे हो वस्तु हमारा यहां पे रखा है, कहां पे, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो पहले डायग्राम में आप देख रहे हो वस्तु की लेंस से दूरी फोकस दूरी से अधिक है। ठीक, दूसरे डायग्राम में देख रहे हो वस्तु कहां रखा है, फोकस पे, मतलब आप यूं कह सकते हो कि वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। यहां पे आप कह सकते हो कि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है। आप यूं कह सकते हो यहां पे u की वैल्यू अधिक है, किससे, f से। u मतलब क्या, लेंस से वस्तु की दूरी, और v का मतलब क्या, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब क्या, फोकस दूरी। यहां पे आप देखो, यहां पे u और f दोनों क्या बराबर हैं, और यहां पे u छोटा है किससे, f से, वस्तु यहां रखा है। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, वस्तु की दूरी u, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, फोकस दूरी स्मॉल f। तो इस केस में आप देख रहे हो u का मान क्या, छोटा है किससे, फोकस दूरी से। अच्छा, यहां पे आप देखना, यहां पे वस्तु जानते हो बहुत दूर रखा है, आप यूं कह लो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। एक पहाड़ पे खड़े होकर दूसरे पहाड़ का दर्शन कर रहे हो यहां पे। ठीक, पहले तो आप यहां पे आ जाओ। अभी हमने इसके पहले चार नियम बताया था, हमने आपको यह भी हिदायत आपको दिया था कि अगर चारों नियम पे आपको कमांड है तो कोई भी लेंस आपको मिल जाए, वस्तु कहीं भी रखी हो, आप प्रतिबिंब बना के दिखा दोगे खाली उन्हीं चार नियमों की सहायता से। और आप देखना हम यहां पर उन्हीं चार नियम का प्रयोग करेंगे, कोई पांचवा नियम नहीं आएगा, और प्रतिबिंब आपका इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। कैसे, आप यहां पे आओ, देखो यहां से हम दो किरण निकाल रहे हैं। आप सुनो, एक किरण हमने ये निकाला ऐसे, और एक किरण हमने ये निकाला ऐसे, ये लो ऐसे, ये। ठीक, आप देखो निकलने के नाम पे तो तमामों किरणें निकलेंगी, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, हर तरफ किरणें जाएंगी। लेकिन हमने उन दो किरणों को निकाला जिनके बारे में नियम हमको मालूम है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, नियम हमको मालूम है। कहां से गुजरेगा, फोकस से, द्वितीय मुख फोकस से। ठीक, और ये कहां से, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है, नियम हमको मालूम है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा है।
अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधा गुजर जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सीधा गुजर गया। ठीक, और ये कहाँ से गुजरा? आपका फोकस से। आप देखना द्वितीय मुख फोकस से गुजरा, ऐसे ये लो ये। तो अब जब तो जो समांतर आया द्वितीय मुख फोकस से गुजरा, और जो आपका ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरा वो बिल्कुल सीधे गुजर गया। और इस प्रकार से जब गुजरा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने काटा ऐसे। आप देखना ये लो, यहाँ पे इसने काटा ऐसे। ठीक ठीक, और जब यहां पे काटा, ठीक, तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? इस जगह बनेगा। तो इसको हमने हटाया, रिमूव किया। आप देखना ऐसे, और ऐसी कंडीशन में आप देखना प्रतिबिंब आपका ये बना। ये मुख एच को आगे बढ़ा लो ऐसे ऐसे। ठीक, और जब यहां पे काटा तो प्रतिबिंब यहां पे बना ये। ठीक, आपको बताएं जो प्रकाश किरणों को आपने निकाला वस्तु है, वस्तु में क्या ये हेड है, ये टेल है। प्रकाश किरणों को कहां से निकाला आपने? हेड से निकाला है। तो जहां पे अपवर्तन के पश्चात मिली है वहां पे क्या बनेगा? हेड बनेगा। ठीक, और यहाँ पे मुख्य अक्ष पे क्या है? वस्तु का टेल है। तो यहाँ पर भी मुख्य अक्ष पे वस्तु का क्या होगा? टेल होगा। यानी कि आप जानते हो वस्तु का प्रतिबिंब बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना और वास्तविक बना। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे कोई सफेद चार्ट पेपर लगा दो, कोई पर्दा लगा दो, सामने चेयर लगा के बैठो, आराम से दिखाई पड़ेगा। वस्तु यहाँ रखा, उसकी फोटो वहां पे देख लो। वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। वस्तु के सापेक्ष यहाँ पे क्या? बड़ा बना। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को खाली आंखों से देखा जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपने देखा पहला केस। अब यहाँ पे आओ, इस जगह पे आप देख रहे हो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा देखा जाए। आप देखो एक किरण समांतर, ठीक, और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, तो जो समांतर गुजरी वो कहां से गुजरेगी? द्वितीय मुख फोकस से ऐसे। आप देखो, ठीक, और दूसरी किरण आप जानते हो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरी वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। ये लो, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों किरणें परस्पर क्या समांतर हैं? आप बताओ, आगे बढ़ाएं तो क्या काटेंगी? कभी नहीं। पीछे बढ़ाएं तो क्या कहीं काटेंगी? कभी नहीं। यानी कि आप यूं कह सकते हो किरणें कहां जा रही हैं? अनंत पे जा रही हैं। कहां पे काटेंगी? अनंत पे काटेंगी। जाके अनंत पे देख लेना, ठीक, ध्यान से सुनना। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और बनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वस्तु कहां रखा है? फोकस पे। फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पे बनता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब यहां पे आ जाओ। इस केस में यहां पे आप देख रहे हो वस्तु की दूरी फोकस दूरी से भी क्या कम है। अब यहां पे कैसे हो? तो आप एक काम करो, फिर दो किरण निकाला, एक किरण ये और एक किरण ये, ऐसे ये, ठीक। जो समांतर गई वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो आप जानते हो ये फोकस, ये लो, ठीक। और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरी बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, ये सीधी गुजर गई। तो आपको क्या लगता है आगे बढ़ाए तो क्या काटेगा? कभी जिंदगी में नहीं काटेगा। ठीक, कोई बात नहीं। पीछे बढ़ाए शायद काट दे। तो पीछे इसको हमने बढ़ाया ऐसे, आप देखना, ये लो ऐसे, और इसको पीछे बढ़ाया, आप देखना ऐसे, ये, ठीक। ये दोनों किरणें यहां पे काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि वास्तव में तो इधर जा रही है ना। यहां पे काट नहीं रही बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इससे प्रतिबिंब आपका इसका कहां बनेगा? यहां बनेगा, इस जगह पे ऐसे। ये जो प्रतिबिंब बना वस्तु के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना और आभासी बना, यह आभासी प्रतिबिंब है। इसको खाली आंखों से देखा जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां पे आप अपना नेत्र लगाओ, आपको वस्तु यहां रखी है, उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ेगा, वस्तु के पीछे दिखाई पड़ेगा और यहां पे दिखाई पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या? u, और ये प्रतिबिंब है। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? v। उसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या? u वस्तु है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? v प्रतिबिंब। ठीक, ये बना। अब यहां पे आते हैं, ठीक। आप जानते हो वस्तु बहुत अधिक दूर है, बड़ी है। अब जो कैसे बड़ी है मान लें, आप देखो बीच में निशान लगा हुआ है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? वस्तु बहुत बड़ा था। वस्तु का नीचे का हिस्सा दिखाया गया बॉटम, वस्तु का ऊपर का हिस्सा दिखाया गया टॉप। और जैसे बीच में डॉट 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 लगाते हैं तो अगर डॉट भी 4 छेटों लगा देंगे तो भी वस्तु बड़ा हो जाएगा। तो छोटे में बड़ी वस्तु दर्शाने के लिए इसी आपका स्टाइल का प्रयोग करते हैं। ये मान के चलो वस्तु का बॉटम है, वस्तु का टॉप है, बीच का टूटा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक। वस्तु बहुत दूर है, बहुत बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में आप आओ, यहां पे एक प्रकाश किरण आपकी ये निकली सीधे, आप देखना ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देखना, ये
एक प्रकाश किरण सीधी ऐसे निकली, ऐसे, ये आपसे बिना पूछे हमने सीधे ही गुजार दिया। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण यहां से निकली, ऐसे, ठीक। और तीसरी प्रकाश किरण मान लो यहां से गुजरी, आप देखते रहो, ऐसे, ये, ठीक। आप आगे चलो। अब जो यहां से गुजरी, आप देखना, ऐसे, ध्यान देना, ये F1 है ना, प्रथम मुख फोकस है। प्रथम मुख फोकस से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं अपवर्तन के पश्चात मुख खींच के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो गई। ये दूसरा वाला है, कौन सा? जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है, बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर गया, सीधे गुजर गया। तो आप जानते हो यहीं पे तो काटा, और जब यहां पे काटा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहीं पे कहीं बनेगा, ये F2 पे, ठीक। और एक बात और जान लो, अगर इन दोनों किरणों ने यहां पे काटा, प्रतिबिंब बनाया, तो इनके समांतर लेंस पर जितनी भी किरणें आपतित होंगी, सबकी मजबूरी है, सबके सब यहां से गुजरेंगी। यानी कि आप यूं कह सकते हो, ये भी किरण फिर कहां से गुजरेगी? यहां से, ऐसे, ठीक। यही नहीं, और ले लो, ये किरण आई, चलो, ये भी कहां से गुजरेगी? यहीं से, चलो, ये है, और ले लो, चलो, ये देखना, ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई, कहां से गुजरेगी? अब कोई नियम नहीं, बस अब इतना समझो, बस खाली यही नियम है कि अब जितनी भी किरणें इसके समांतर यहाँ पे आएंगी, सबके सब यहाँ पे गुजरेंगी, कहाँ? इस F2 से, ठीक। लेकिन F2 पर नहीं, यहाँ पे एक तल की कल्पना करोगे, जिसको आप क्या बोलोगे? फोकस तल कहोगे, और फोकस तल से होके गुजरेंगी। ये आपने देखा। अब इधर चलते हैं, ये सामने आप देख रहे हो अवतल लेंस है, ठीक। अवतल लेंस में इसको हमने इधर बढ़ा लिया, ये हमने इधर बढ़ा लिया, ठीक। यहाँ पर भी वस्तु लेंगे, आप देखना, एक वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक वस्तु हमने यहां पे ले लिया, ठीक। एक वस्तु भी नीचे डायग्राम बनाएंगे, उसमें लेंगे। पहले इन दोनों को आप समझ लो। देखना, यहां पे आप देख रहे हो u का मान क्या है? f के मान से अधिक है, और यहां पे आप देख रहे हो u का मान f के मान के बराबर है, ठीक। आप आगे देखना, तो एक प्रकाश किरण तो ये निकली यहां से, ऐसे, ये, ठीक। और एक प्रकाश किरण यहां से निकली, ऐसे, आप देखते रहो, ये लो, ऐसे। आपसे बिना पूछे हमने डायरेक्ट गुजार दिया। क्यों गुजार दिया? ये क्या प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से जब भी किरण गुजरेगी बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, सीधे हमने गुजार दिया। अच्छा, जो समांतर आई वो कहां से गुजरे? द्वितीय मुख फोकस से, और इसका द्वितीय मुख फोकस उधर नहीं है, इधर है ये। तो क्या करें? किरणों को लौटालना है? नहीं, जाना तो उसी पार है, ठीक है, भेजो, लेकिन ऐसा भेजो कि यहां से गुजरता हुआ प्रतीत हो, यहां से निकलता हुआ प्रतीत हो। मतलब स्केल को हमने ऐसे रखा, देखो, एक सिरा F2 पे, एक सिरा यहां पे, प्रकाश किरण ऐसे निकली। देखो, वास्तविकता ये प्रकाश किरण ऐसे निकली। इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो अगर आप पीछे बढ़ाओगे यहां पे, आप देखो, ये ऐसे, ये, ठीक। तो आप देख रहे हो, ये कौन सी किरण है? आपतित। और ये कौन सी किरण है? आपतित। ध्यान देना, ये भी आपतित, ये भी आपतित। तो आपतित किरणें जहां कहीं मिलती हैं या प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बिंब। बिंब माने वस्तु। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित। ये कौन सी? अपवर्तित। तो अपवर्तित किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं, जहां कहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक। तो आप जानते हो, ये दोनों किरणें कहां? यहीं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इससे प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा, और छोटा सा बनेगा, और आभासी बनेगा। देखो, आभासी बनेगा, इसलिए हमने पूरा लाइन नहीं खींचा है, ये वाला, ये हमने डॉटेड लाइन खींचा है। वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी लाइन से, आभासी प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से, ठीक। तो वस्तु यहां पे हो गया O डैश, और प्रतिबिंब यहां पे हो गया I डैश। ये आपने देखा। अच्छा, यहां पे आ जाओ, वस्तु कहां पे रखा है? फोकस पे, ठीक। यहां से एक किरण निकली समांतर, यहां से एक किरण निकली बिल्कुल सीधी गुजर गई। आप देखना, ये लो, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आप समझना, आपसे बिना पूछे इसको हमने बिल्कुल सीधे गुजार दिया, अपने मार्ग से विचलित नहीं कराया। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है। अच्छा, जो समांतर गुजरा वो कहां से निकले? द्वितीय मुख फोकस से। इसका द्वितीय मुख फोकस कहां पे? यहां पे। तो क्या किरणों को लौटालना है? नहीं, जाएंगी उसी पार, लेकिन ऐसा भेजो कि F2 से निकलता हुआ प्रतीत हो। तो आप जानते हो, ऐसे हमने स्केल रखा, एक सिरा F2 पे, एक सिरा यहां पे, ऐसे निकला। ये क्या आपको लगता है यहां पे जाके काट देगा? आगे कभी नहीं। आप पीछे बढ़ाओ, तो जब पीछे बढ़ाओगे तो आप जानते हो, यहां से F2 से ऐसे, आप देखो, ये किरण है, पीछे बढ़ाया, देखो F2 से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। नियम का पालन हो रहा है, अपने मन से कोई किरण चाहे जहां ऐसे नहीं खींच सकते हो आप। यहां पे ये किरण और ये वाली, ये दोनों क्या? आपतित किरणें हैं, जो कि यहां पे मिल रही हैं। ये क्या कहलाएगा? बिंब। बिंब माने वस्तु, यानी कि आप जानते हो ये क्या? वस्तु हो गया।
ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और दोनों किरणें यहां पे मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इससे आप जानते हो प्रतिबिंब कहां बना, ये बना ऐसे, ठीक, ये प्रतिबिंब बना, वस्तु के सापेक्ष छोटा बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना और आभासी बना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वास्तव में किरण इधर जा रही है, यहां से गुजरती हुई आभास तो कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब बना, वस्तु के सापेक्ष छोटा बना। यहां पर भी आप देख रहे हो आभासी प्रतिबिंब बना, वस्तु के सापेक्ष छोटा बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना। अच्छा, अब हम यहां पे आते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या अंतर है। यहां पे आप देख रहे हो u बराबर क्या, f है, यहां पे क्या u इज ग्रेटर देन f है, और यहां पे u इज लेस देन f है। आप जानते हो वस्तु यहां पे और फोकस यहां पे है, ठीक। एक किरण समांतर, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ऐसे, ठीक, ये लो प्रकाशिक केंद्र वाला बिना पूछे हमने बिल्कुल सीधे ही गुजार दिया। जो समांतर गुजरा उसको हमने यहां पे दिखाया ऐसे। अच्छा और सुन लो, जो समांतर गुजरा ये कहां से गुजरेगा, फोकस से। फोकस कहां, कौन सा, द्वितीयमुख फोकस यहां पे, ठीक। तो आप यहां पे आ जाओ ऐसे, इधर गुजरा ऐसे, जब पीछे बढ़ाओगे तो कहां, F2 से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ये लो F2 से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ ऐसे, ठीक। आप देख रहे हो ये अपवर्तित, तो ये अपवर्तित, और दोनों अपवर्तित किरणें यहां पे काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, ये ऐसे, ये I और I डैश, ये प्रतिबिंब बना, ठीक। आप देखना जो प्रतिबिंब बना वस्तु के सापेक्ष यहां पे क्या छोटा बना, वस्तु के सापेक्ष क्या सीधा बना और आभासी बना। इस प्रकार से कोई भी लेंस अगर आपको मिल जाए, वस्तु कहीं भी रखी हो, आप प्रतिबिंब बना सकते हो। जितना आपने पढ़ाई करी इसकी समरी जरा सा आपको दें, यहाँ पे आप ध्यान से देखना बेटा। उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, डायग्राम में सामने अभी आपने पढ़ा। लेकिन अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। आप देखो किसी डायग्राम में वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, बना ही नहीं। पहली तो ये जानकारी लो। अच्छा दूसरी जानकारी लेना, वास्तविक प्रतिबिंब जब कभी भी बनेगा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, चाहे उत्तल लेंस हो। अवतल लेंस तो खैर बनाता ही नहीं वास्तविक। अच्छा आभासी प्रतिबिंब चाहे उत्तल लेंस बनावे चाहे अवतल लेंस बनावे, हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। आप देखो उत्तल लेंस ने भी आभासी प्रतिबिंब बनाया, इस केस में देखो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो आप जानते हो वस्तु के सापेक्ष क्या सीधा है, ठीक। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी आभासी प्रतिबिंब बने सबके सब वस्तु के सापेक्ष क्या सीधे बने। अच्छा दूसरी बात आप सुनना, उत्तल लेंस ने जब आभासी प्रतिबिंब बनाए तो वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनाया, ठीक, पक्का बड़ा बनेगा। अच्छा अवतल लेंस जब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, पहली बात तो आभासी बनाएगा, वास्तविक बना ही नहीं पाएगा। और अवतल लेंस के द्वारा बनाए गए आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी लेंस है, वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस के लिए UV में क्या रिलेशन होता है। U क्या वस्तु की दूरी, V क्या प्रतिबिंब की दूरी, F क्या फोकस दूरी। जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तब फिर आपको बताएंगे अवतल लेंस के लिए UV में क्या रिलेशन होता है, ठीक। U क्या वस्तु की दूरी, V क्या प्रतिबिंब की दूरी और F क्या फोकस दूरी। और जब इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब फिर आपको पढ़ाएंगे लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। और उसी के साथ आपका हमारा वीडियो समाप्त होगा और उसके बाद फिर आपका तीसरा वीडियो हम जारी करेंगे, आपका इसके आगे की पढ़ाई कराएंगे। तो आगे हम चलते हैं इसके बाद फिर उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए UVF में संबंध। हम दो डेरिवेशन एक साथ लेके चल रहे हैं इसलिए कि दोनों बिल्कुल सिमिलर है। लास्ट में जाके केवल जहां वैल्यू रखनी है केवल वहां पे चेंज होगा और दोनों काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन उत्तल लेंस के लिए UVF में संबंध और दूसरा डेरिवेशन अवतल लेंस के लिए UVF में संबंध। आप देखना पार्टीशन हमने किया, वन साइड आपका यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए UVF में संबंध, U क्या वस्तु की दूरी, V क्या प्रतिबिंब की दूरी, F क्या फोकस दूरी। और इधर साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे अवतल लेंस के लिए UVF में संबंध, ठीक। पहले तो आप डायग्राम समझना, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस है मतलब उत्तल लेंस, ठीक। और इसके बाईं तरफ कोई वस्तु रखा है, वस्तु का नाम क्या O डैश। आप देखो वस्तु से दो किरणें निकली, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, एक किरण कहां प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है। आपको फिर समझाएं, इस वस्तु से केवल दो ही किरण नहीं निकलेगी, अनगिनत किरणें निकलेंगी, इतनी किरणें निकलेंगी हम आप गिनती नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम उन दो किरणों को यहां पे ले रहे हैं जिनके बारे में नियम हमको मालूम है। जैसे जो मुख्य अक्ष के समांतर निकली हमको नियम मालूम है, द्वितीय मुख फोकस से होकर गुजरेगी। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर निकला हमको मालूम है बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। आप जानते हो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है और द्वितीय मुख्य फोकस दाईं तरफ होता है। अवतल लेंस में इसका उल्टा होता है। अभी आप बगल में आप देखोगे
तो आप यहाँ पे देखना जो समांतर आई वो देखो F2 यहाँ पे है ना, F2 से होके गुजरी और जो प्रकाशीय केंद्र से आई वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल गई और दोनों किरणों ने यहाँ पे काटा और जब यहाँ पे आपस में काटा तो आप जानते हो इस वस्तु का, परिमित आकार के वस्तु का और प्रतिबिंब यहाँ पे बना, उसका नाम क्या, आई डैश। अब इस डायग्राम पे आते हैं, आप देखना ये हमारा अवतल लेंस, सामने वस्तु परिमित आकार का। आप पूछोगे परिमित आकार का तात्पर्य क्या, मतलब बिंदु वस्तु नहीं है, पॉइंट के रूप में नहीं है, लंबाई चौड़ाई उसकी क्या मेजर की जा सकती है, परिमित आकार का वस्तु है, उसका नाम क्या है, ओ डैश। ठीक, इससे भी हमने दो किरणों को निकाला। ठीक, देखो किरणें यहां पर भी अनगिनत निकलेंगी, लेकिन हम उन दो किरणों को ले रहे हैं जिनके बारे में हमको नियम मालूम हो। तो एक किरण यहाँ पे क्या मुख्य अक्ष के समांतर है और एक किरण कहाँ प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। ठीक, तो जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी गुजर गई, आप देखो। ठीक, और जो मुख्य अक्ष के समांतर निकली ये कहां से गुजरेगी, द्वितीय मुख फोकस से। और आप जानते हो अभी आपने देखा उत्तल लेंस का द्वितीय मुख फोकस दाईं तरफ होता है और अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस बाईं तरफ होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक, तो ये प्रकाश किरण जब यहां पहुंची तो क्या इसको वापस लौटाना है, नहीं, ये मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है, ये लेंस है। प्रकाश किरणें जाएंगी तो उसी पार। ठीक है, भेजो, लेकिन ऐसा भेजो कि F2 से गुजरता हुआ निकलता हुआ प्रतीत हो, मतलब स्केल का एक सिरा कहां C डैश पे और दूसरा सिरा कहां F2 पे, प्रकाश किरण इधर निकलेगी ऐसे, ये ऐसे। ठीक, और जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहां F2 से निकलती हुई गुजरती हुई ऐसे ये प्रतीत होगी, ये। आप बताओ क्या प्रकाश किरण वास्तव में F2 से निकल रही है, नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि F2 से निकल के जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों किरणें यहां पे काटेंगी तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन क्योंकि किरण प्रतीत तो हो रही है कि यहां से जा रही होगी, इसलिए प्रतिबिंब भी जो आपका बनेगा वो प्रतीत होगा, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप देखना ऐसे ऐसे। ठीक, और प्रतिबिंब का नाम यहां पे आई और आई डैश। अब आप जानते हो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं तो ये u हो गया। आप जानते हो फोकस दूरी को f से लिखते हैं तो ये आपका यहां पे क्या f हो गया ऐसे। ठीक, आप जानते हो प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी v हो गई। और उसी प्रकार यहां पे आओ, लेंस से और किसकी, प्रतिबिंब की दूरी किससे, v से, लेंस से ये फोकस दूरी किससे, f से, स्मॉल f, और वस्तु की दूरी स्मॉल u, यहां से और यहां तक की, ये स्मॉल u। ठीक, ये डायग्राम हुआ। अब पहले आप इसमें समझो, देखो इसमें अगर आप बेहतर समझ गए तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज कहीं भी आपको समझाएं, यहां तक अगर आप देखो कि जरा सा भी कोई चेंज नहीं है, जो लैंग्वेज यहां लिखी है, जो लाइन यहां लिखी है, बिल्कुल सेम लाइन यहां पे उतरी हुई है। तो आप सारा ध्यान लगाओ इसमें, ये अगर समझ गए तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आरेख से स्पष्ट है कि आरेख में इसका डायग्राम त्रिभुज ओ डैश सी आप देख रहे हो और त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं। आप देखो क्या लिखा है, ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं। पहले तो आपको समझाएं, देखो समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। समरूप का मतलब क्या, डिजाइन सेम है, और सर्वांगसम का तात्पर्य यहाँ पे क्या, सर्व अंग सम, सारी भुजाएं बराबर है और डिजाइन भी सेम है। जैसे आपको समझाएं यहाँ पे, आप देखना एक ट्रायंगल आपका ये हो गया ऐसे, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। ठीक, आप देखो ए बी और सी तीन ट्रायंगल आप देख रहे हो। ठीक, अब यहां पे अगर आप कहोगे ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी दोनों की प्रत्येक भुजा क्या बराबर है, डिजाइन सेम है। ठीक, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी दोनों क्या सर्वांगसम है। लेकिन अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी यहाँ पे क्या समरूप है, बी और सी यहाँ पे क्या समरूप है, दोनों की डिजाइन सेम है, दोनों की यहाँ पे साइज सेम नहीं है, आकार बराबर नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि त्रिभुज ओ ओ डैश सी और त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं, मतलब दोनों की डिजाइन क्या सेम है। और जब डिजाइन सेम है तो लंब आधार में जो अनुपात यहाँ पे होगा, लंब आधार में वही अनुपात यहाँ पर भी होगा। तो आप आगे देखना, इस ट्रायंगल में लंब कोण ओ डैश, आधार कोण ओ सी, और यहाँ पे लंब कोण आई आई डैश और आधार कोण आई सी। तो आप देखो त्रिभुज ओ डैश तथा आई आई डैश, आप देखो त्रिभुज ओ डैश सी मतलब कौन, ओ डैश सी, तथा त्रिभुज आई आई डैश सी मतलब आई आई डैश सी, दोनों समरूप हैं, डिजाइन दोनों की क्या सेम है। अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार के अनुपात एक समान होंगे, मतलब लंब बटे आधार जो यहाँ पे होगा, लंब बटे आधार वही आपका यहाँ पर भी होगा। और इसीलिए देखो लंब का नाम क्या ओ डैश और आधार का नाम क्या सी ओ, तो ओ डैश अपॉन सी ओ, और यहाँ पे लंब कौन आई आई डैश और यहाँ पे आधार कौन सी आई, तो आई आई डैश अपॉन सी आई। ठीक, अब अगर हम चाहें देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हम एक काम करते हैं, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार,
ठीक, तो आई आई डैश अपॉन ओ डैश और बराबर फिर क्या हो जाएगा सी आई अपॉन सी ओ। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें कोई समस्या? अब इसी ट्रायंगल में आप देखना त्रिभुज सी सी डैश एफ टू, आप देखना सी सी डैश एफ टू और आई आई डैश एफ टू, ये दोनों क्या समरूप हैं। मतलब समरूप का मतलब क्या, डिजाइन सेम है। तो लंब आधार में जो अनुपात यहां पे होगा, लंब आधार में वही अनुपात यहां पर भी होगा। मतलब आप यहां पर देखना सी सी डैश मतलब लंब और बटे सी एफ टू आधार, लंब बटे आधार बराबर आई आई डैश मतलब लंब और आई एफ टू या एफ टू आई बराबर क्या आधार। इस ट्रायंगल में लंब बटे आधार बराबर इस ट्रायंगल में लंब बटे आधार, ये हो गया। अच्छा, ये चूंकि समांतर तो गया है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो सी सी डैश और ओ डैश दोनों क्या बराबर होंगे। और जब दोनों बराबर होंगे तो सी सी डैश बराबर क्या ओ डैश हो गया। अब हमने सी सी डैश की जगह पे क्या ओ डैश लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया ओ डैश अपॉन सी एफ टू बराबर आई आई डैश अपॉन एफ टू आई। फिर वही लंब आधार, लंब आधार, तो हम एक काम करते हैं लंब बटे लंब इधर इकट्ठा कर लें और बराबर आधार बटे आधार। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आई डैश अपॉन ओ डैश, इसी लाइन से पक्षांतर किया हमने, आई आई डैश यहाँ पे रोक लिया, ओ डैश हमने इधर भेज दिया, तो आई आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया सेकंड हो गया। एक बात आप ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ध्यान से आप देखो तो आप जानते हो दोनों का एलएचएस क्या है बराबर है, तो निश्चित रूप से आरएचएस क्या होगा बराबर होगा। मतलब सी आई अपॉन सी ओ दैट इज इक्वल टू एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। तो देखो वही काम हमने यहाँ पे किया समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी आई आई डैश अपॉन ओ डैश लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी आई आई डैश अपॉन ओ डैश लिखा हुआ है। ठीक, तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड क्या होगा बराबर होगा। मतलब सी आई अपॉन सी ओ दैट इज इक्वल टू एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। तो आप देखो नीचे लिखा गया समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर सी आई अपॉन सी ओ ये वाला पद बराबर एफ टू आई अपॉन सी एफ टू ये वाला पद। ठीक, अब हम क्या करेंगे चिन्ह सहित मानों को रखेंगे। इतने में कोई समस्या हमारे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। और यहीं पे थोड़ी देर के लिए हम आपको रोकेंगे इसलिए कि अवतल लेंस में भी यहां से लेके यहां तक की पूरी लाइन सेम ऐसे उतर आएगी, जरा सा भी कॉम फुल स्टॉप को कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए हम इसकी पैरेलल हिस्ट्री करा रहे हैं कि एक पढ़ो दो अपने आप क्लियर हो जाए दूसरा। ठीक, आप यहां पे देखना डायग्राम को ध्यान से देखो, सेम लैंग्वेज। आप देखो त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश सी और त्रिभुज आई आई डैश सी। आप जानते हो एक ही त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका दोनों क्या समरूप है, दोनों की डिजाइन क्या सेम है। तो बड़े त्रिभुज में मतलब ओ डैश सी और आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं। तो बड़े त्रिभुज में लंब बटे आधार बराबर छोटे त्रिभुज में लंब बटे आधार। तो बड़े त्रिभुज में लंब बटे आधार कितना हो गया, लंब कितना ओ डैश और आधार कितना सी ओ। अच्छा, छोटे त्रिभुज में लंब बटे आधार तो लंब कितना आई आई डैश और आधार कितना सी आई। तो देखो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ठीक, तो आई आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर सी आई अपॉन सी ओ दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी डायग्राम पे आप देखना त्रिभुज सी सी डैश एफ टू, एक बार ध्यान से आप देखना सी सी डैश यहाँ पे और एफ टू यहाँ पे ये। ठीक, और त्रिभुज आई आई डैश एफ टू ये दोनों क्या समरूप हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में भी वही काम करेंगे, लंब आधार में अनुपात क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो आप देखना सी सी डैश एफ टू तथा आई आई डैश एफ टू दोनों समरूप हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार के अनुपात एक समान होंगे। तो पहले बड़े त्रिभुज में आ जाओ लंब, तो सी सी डैश क्या लंब हो गया और आधार कितना सी एफ टू, तो सी सी डैश अपॉन सी एफ टू बराबर। अब छोटे त्रिभुज में आ जाओ, लंब कितना आई आई डैश और आधार कितना एफ टू आई या फिर आई एफ टू, ये आपका हो गया। अच्छा, आप जानते हो ये आपका जो लाइन आपके यहाँ से जा रही है ये मतलब कौन सी किरण है, ये वाली ओ डैश से जो चली सी डैश पे पहुंची, ये आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर तो है। तो ऐसी दशा में ओ डैश और सी सी डैश दोनों क्या बराबर होंगे। तो आप देखो सी सी डैश बराबर क्या ओ डैश, तो ऐसी कंडीशन में हमने सी सी डैश की जगह पे ओ डैश लिख दिया, तो ओ डैश अपॉन सी एफ टू बराबर आई आई डैश अपॉन एफ टू आई हो गया। फिर वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो काम हर बार किया वही फिर करने जा रहे हैं, लंब बटे लंब इकट्ठा करेंगे बराबर आधार बटे आधार कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया आई आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर कितना सी एफ टू अपॉन ये आई आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर कितना हो गया आपका एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां पर भी आप देखना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का एलएचएस क्या बराबर है। यहां पर भी आई आई डैश अपॉन ओ डैश, यहां पर भी आई आई डैश अपॉन ओ डैश, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पे क्या सी आई अपॉन सी ओ और यहां पे एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। ठीक, तो हम यहां पे दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। आप देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो आप जानते हो सी आई अपॉन सी ओ बराबर एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। देखो सी आई अपॉन सी ओ बराबर एफ टू आई अपॉन सी एफ टू। और फिर हम क्या करेंगे चिन्ह सहित मानों को रखेंगे। ठीक, 2 मिनट के लिए हम सामने स्क्रीन से हट रहे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक बार आप ध्यान से देखना
दोनों में केवल डायग्राम का डिफरेंस है, और इसलिए आपका यहाँ पे कि यहाँ पे उत्तल लेंस और यहाँ पे क्या अवतल लेंस है, ठीक। और जिस प्रकार से यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसी नियम के आधार पर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक बिल्कुल सेम थ्योरी लिखी हुई है, जरा सा भी कॉमा फुल स्टॉप का भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहां पे इस लाइन में चिन्ह सहित मानों को रखेंगे और यहां पर भी चिन्ह सहित मानों को रखेंगे। आप जानते हो निर्देशांक ज्यामिति के सारे नियमों का यहां पे पालन होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु, इधर की सारी दूरी प्लस में, इधर की सारी दूरी माइनस में, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में। आप ध्यान से देखना, यहां पे क्या सी आई अपान सी ओ बराबर F2I अपान CF2, यही तो निकला था। तो सी आई देखो, सी और आई मतलब लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे, V से, और क्योंकि दाईं तरफ तो है तो आप देखो प्लस V। अच्छा, अपान CO मतलब लेंस से किसकी, वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे, U से, और लेफ्ट साइड में तो है तो यहाँ पे क्या माइनस U, ठीक, इक्वल F2I। तो F2I क्या, यहां से लेके यहां तक की दूरी हुई। तो आप जानते हो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, V, और ये दूरी कितनी, F। तो V में अगर F घटा दें तो हमारा कितना निकल आएगा, F2I निकल आएगा। तो F2I की जगह पे देखो V माइनस F, और क्योंकि लेंस के दाईं तरफ है इसलिए आगे सिंबल कौन सा, प्लस का। फिर यहाँ पे CF2 मतलब C से लेके F2 तक की दूरी मतलब लेंस की फोकस दूरी कितना, स्मॉल f। और आप जानते हो दाईं तरफ की दूरी किसमें, प्लस में होती है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या प्लस लगा हुआ। वैसे भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब प्लस माइनस सॉल्व करोगे तो माइनस आ जाएगा, V अपान U। अच्छा, यहाँ प्लस, तो आप जानते हो सॉल्व करोगे यहाँ क्या प्लस ही रहेगा, कोई सिंबल नहीं लगा है तो क्या प्लस ही माना जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या V माइनस एफ अपान एफ, तो V माइनस एफ अपान एफ हो गया, ठीक। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे F को आप यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस VF। अब यहाँ पे U को आप इधर ट्रांसफर कर लो तो U हो गया, यहाँ पे V माइनस एफ हो गया, माइनस VF नीचे हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। U को एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, U को एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना UV हो गया, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस UF हो गया। अब उसके बाद बोथ साइड हम UVF से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब UVF से डिवाइड करोगे तो अब देखो माइनस VF अपान UVF इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। यहाँ पे UV है तो UV लिखा गया अपान UVF, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, UF है तो UF लिखा गया और अपान UVF। अब देखो यहाँ पर भी अपान UVF अपान UVF अपान UVF। अब जो कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर दो। तो आप खुद यहाँ पे देखना, इस जगह पे यहाँ पे ऊपर क्या है, VF, ठीक। तो VF से VF कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 अपान U। यहाँ पे UV है तो UV से UV कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 अपान F। फिर माइनस का सिंबल तो ये माइनस का सिंबल। फिर यहाँ पे UF तो U और F कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, -1 अपान V। और फिर पक्षांतर करोगे फार्मूला आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U दैट इज इक्वल टू 1 अपान F। जहाँ पे V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी, और F क्या है, लेंस की फोकस दूरी। ये फार्मूला आपने देखा, UVF में रिलेशन आपने देखा फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। अब चलते हैं कॉन्केव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। आप जानते हो यही लाइन अभी आपकी इसके पहले निकल के आई थी, आपने देखा था CI अपान CO दैट इज इक्वल टू F2I अपान CF2। आप डायग्राम पे आओ, CI का मतलब क्या, लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखा जाएगा, V से, और क्योंकि लेफ्ट साइड में है सिंबल कौन सा, माइनस, तो आप देखो यहाँ पे क्या माइनस V हो गया। अच्छा, CO लेंस से वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे, U से, और लेफ्ट साइड में है माइनस U। फिर यहाँ पे इक्वल हो गया F2I, तो F2I आपके यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस हुई, ठीक। आप जानते हो यहां से लेके और यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, स्मॉल f से लिखी जाएगी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, क्या प्रतिबिंब की दूरी किससे, V से लिखी जाएगी। तो F में से V घटा दे तो ये दूरी निकल आएगी ना। तो आप देखो F माइनस V लिखा हुआ है, लेकिन ये जो दूरी है ये किधर, लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो आगे माइनस का सिंबल लग गया। अब इसके बाद फिर आप देखना CF2 ये मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी -F हो गया, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, तो अगली लाइन क्या निकल के V अपान U बराबर F माइनस V अपान F, ठीक। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F आपका इधर आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया, VF बराबर U आपका इधर चला गया तो U और F माइनस V। अब ब्रैकेट आप एक्सपेंड करो तो VF इक्वल U का इसमें मल्टीप्लाई किया तो UF, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस UV, और यहां पर भी बोथ साइड UVF से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब यहां भी अपान UVF, यहां भी अपान UVF, और यहां भी अपान UVF। अब देखो वो काम यहां पे किया गया। तो फिर आप आगे देखना VF कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 1 अपान U। UF और UF कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 1 अपान V। फिर माइनस हो गया, UV कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 अपान F, ठीक। और फिर आप जब
पक्षांतर करोगे तो यहां पे क्या निकल के आएगा 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। दो डेरिवेशन आपने एक साथ देखा, एक ही बोर्ड पे एक ही स्क्रीन पे आपने देखा, और इसलिए आपने देखा कि दोनों बिल्कुल सिमिलर है। केवल वैल्यू रखते समय केवल सिंबल और वैल्यू जरा सा चेंज हुई, लेकिन लास्ट में निकल के रिजल्ट आपका वही निकल के आया। यहां पर भी 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, और यहां पर भी 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। फिर आप हमसे कह सकते हो कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? आप खुद यहां पे देखो, डिफरेंस के नाम पे वैल्यू रखते समय केवल डिफरेंस किया गया, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आपको वही निकल के आया। और रही बात डिफरेंस है कि नहीं है, जब इस हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो जो वैल्यू हम रखेंगे उस वैल्यू को चिन्ह सहित रखेंगे, डिफरेंस अपने आप पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा उत्तल लेंस के लिए यूवी अपने क्या संबंध होता है, अवतल लेंस के लिए यूवी अपने क्या संबंध होता है। एग्जाम में अक्सर कभी ये आया तो अगले साल ये पूछा गया, या किसी साल आपका ये पूछा गया तो अगले साल आपका ये पूछा गया, और दोनों नहीं पूछा गया तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया। बेहतर सलाह हमारी होगी कि हमारे वीडियोस को जब आप देखो तो साथ में अपनी कॉपी रखो, अपना नोट्स आप बनाते रहो, बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा। अलग कहीं आपको कुछ पढ़ने, कहीं बुक खोलने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10th के लिए हमारी पूरी सीरीज है जिसमें 12 वीडियो हैं। ये दूसरे नंबर की वीडियो है, अभी 10 वीडियो आपको और मिलेगी। नंबर 1 की वीडियो इसके पहले हम जारी कर चुके हैं, और अगर 12 वीडियो आपने देख लिया तो विद न्यूमेरिकल आपको पूरी थ्योरी फिजिक्स की मिलेगी। फिजिक्स से आप निश्चिंत रहो, बाकी केमिस्ट्री मैथ में आप चिंता करो, फिजिक्स की कोई चिंता नहीं, बशर्ते 12 वीडियो देख के और सारे नोट्स आप तैयार कर लो। न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा एक एक। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक, रेखीय आवर्धन, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसका फिर अगली सीरीज शुरू होगी, उसमें मानव नेत्र के बारे में आपको बताएंगे। पूरा चैप्टर है मानव नेत्र के बारे में, हमारा आंख कैसे काम करता है। फिलहाल नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन आपको अगर रात तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है ऐसे, ये रा हो गया, ये ऊपर एक ही मात्रा हो गई, रेखीय आवर्धन। फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर का पहला वर्ड क्या होगा, एल। आप देखो ये एल, और फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, एक ही डिजाइन से आपका रा, एक ही डिजाइन से आपका यहाँ पे एल। अगर पसंद आया हो हेडिंग तो आप कमेंट में जरूर लिखना। देखो रेखीय आवर्धन होता क्या, लेंस हो चाहे दर्पण हो, इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रतिबिंब बनाना। तो चाहे लेंस है चाहे दर्पण है, जब प्रतिबिंब बनाएगा तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है और बटे वस्तु की लंबाई, मतलब आप यूं कह सकते हो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, रेशियो को, निष्पत्ति को, जो भी पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हो शब्द का, ठीक है। तो किसी भी लेंस के द्वारा या किसी भी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, और इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का पहला वर्ड स्मॉल एम। देखो कैपिटल एम का प्रयोग मत करना, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ाई करोगे तो कैपिटल एम से यहाँ पे ऑप्टिक्स में आवर्धन क्षमता, जिसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हो, स्मॉल एम से लिखेंगे। तो आप जानते हो स्मॉल एम से लिखा गया रेखीय आवर्धन बराबर क्या, अभी आपने देखा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखें, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखें। भाई प्रतिबिंब को आप क्या इमेज कहते हो ना, पहला वर्ड आई पकड़ लिया, वस्तु को आप ऑब्जेक्ट कहते हो, पहला वर्ड हमने ओ पकड़ लिया, तो एम बराबर क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर आई अपान ओ। अच्छा देखो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो अगर आप मात्रक लिखोगे तो जो मात्रक ऊपर वही मात्रक नीचे कट गया, कोई मात्रक होता ही नहीं, और जब मात्रक नहीं होगा तो कोई विमा भी नहीं होगी, ठीक है। यानी रेखीय आवर्धन एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। अब आगे पढ़ाई चलाते हैं। देखो कोई उत्तल लेंस है, वो प्रतिबिंब बनाया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होगा। और फिर आप देखोगे कोई अवतल लेंस है, उसने प्रतिबिंब बनाया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होगा। हम दोनों की पैरेलल स्टडी करा रहे हैं, बहुत आसान है, सिमिलर थ्योरी चलेगी। आप पहले डायग्राम आप देखना, उत्तल लेंस हो गया, ये वस्तु हो गया, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश, दो प्रकाश किरणें निकली। आप जानते हो इससे केवल दो ही नहीं बल्कि अनेकों अनगिनत किरणें निकलेंगी, लेकिन हम उन दो किरणों को लेते हैं जिनके बारे में नियम हमको मालूम है। एक किरण समांतर, एक किरण कहां, प्रकाशिक केंद्र से गुजरा, तो जो समांतर निकला वो फोकस से गुजर के और यहां पहुंचा, और जो आपका प्रकाशिक केंद्र से गुजरा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधे निकल गया। दोनों किरणें यहां पे मिली, प्रतिबिंब यहां बना। आप जानते हो वस्तु की दूरी u से ऐसे, और प्रतिबिंब की दूरी v से ऐसे, ठीक। आप ये भी जानते हो दाईं तरफ की दूरी प्लस में, बाईं तरफ की दूरी माइनस में। आप ये भी जानते हो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस में और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी माइनस में। इसके पहले आप पढ़ चुके हो, हम पढ़ा चुके हैं। तो आप आगे देखना, डायग्राम को ध्यान से देखो। त्रिभुज ओ ओ डैश सी, आप पूछोगे ये कौन सा त्रिभुज है, सामने आप देखना बेटा, ये देखो, ये
ये ओ ओ डैश सी, और त्रिभुज आई आई डैश सी, आप देखो ये हम यहाँ पे कलर चेंज करके बना रहे थे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं, हम सर्वांगसम नहीं कह रहे हैं, अभी हमने समझाया इसके पहले समरूप और सर्वांगसम में क्या डिफरेंस होता है। आपके बचपन की शर्ट और इस समय जो आप पहन रहे हो ये शर्ट, दोनों शर्ट की डिजाइन सेम है, दोनों शर्ट क्या समरूप हैं। बचपन की शर्ट में भी 2 आस्तीन थी, कॉलर था, आज की शर्ट में भी 2 आस्तीन है, कॉलर है, उसमें भी बटन लगे थे, इसमें बटन लगे थे, दोनों की डिजाइन सेम है, दोनों समरूप हैं, लेकिन दोनों को सर्वांगसम नहीं कह सकते हो, क्योंकि बचपन की शर्ट इस समय आपको नहीं अटेगी, और इस समय की साइज की शर्ट अगर आपको बचपन में पहनाई गई होती तो शायद आपका उसी के अंदर आप घुस जाते, पता नहीं लगता कहाँ शर्ट के अंदर घुसे हो। तो कहने का आशय हम खाली समझा रहे थे, समरूप सर्वांगसम आपको समझा रहे थे। अब देखना इसमें तो त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों क्या समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो निश्चित रूप से लंब आधार में जो अनुपात यहाँ पे होगा, लंब आधार में वही अनुपात यहाँ पर भी होगा। आप देखो आरेख से स्पष्ट है कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार के अनुपात एक समान होंगे। ऐसी दशा में आप यहाँ चले आओ, ऐसी दशा में, ठीक, तो ऐसी दशा में जब आप यहाँ पे आओगे इस जगह पे, आप देखना सीधे आपको आना है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे, ठीक। तो आप आओ पहले त्रिभुज में, लंब कितना ओ डैश, आधार कितना ओ सी, ठीक, तो ओ डैश अपान ओ सी, अब चाहे ओ सी को चाहे सी ओ को बराबर। इस त्रिभुज में और लंब बटे आधार आई आई डैश अपान सी आई, ठीक, यानी इस त्रिभुज में लंब बटे आधार बराबर इस त्रिभुज में लंब बटे आधार, ये लाइन आपकी हुई। फिर हम क्या करेंगे, लंब और लंब, देखो ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लंब लंब इकट्ठा कर लेंगे, आधार आधार इकट्ठा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आई आई डैश अपान ओ डैश बराबर सी आई अपान सी ओ। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित मानों को रखेंगे, तो जब चिन्ह सहित मानों को रखोगे तो आई आई डैश, पहले आप देखो आई आई डैश यहाँ पे है, मान लो हम प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से लिखें, ठीक, और वस्तु की लंबाई को y1 से लिखें, तो आप देखो यहाँ पे आई आई डैश क्या है, यही तो है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमने किससे लिखा y2 से। अच्छा दूसरी बात सुनो, मुख्य अक्ष के नीचे तो है, तो i2 किसमें आपका होगा, माइनस सिंबल के साथ, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा ये, ठीक, बढ़े। अच्छा उसके बाद चलो फिर यहाँ पे ओ डैश, ओ डैश आपका ये हो गया, और मान लो वस्तु की लंबाई को हम y1 से लिख रहे हैं, तो हमने y1 लिखा। अच्छा वस्तु का है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक। अच्छा उसके बाद चलो फिर सी आई मतलब क्या, लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी दाईं तरफ है ना, तो ये क्या होगा प्लस v, ठीक। अच्छा फिर CO मतलब लेंस से और वस्तु की दूरी, तो क्या हो जाएगा u, और बाईं तरफ है ना माइनस, ठीक। अब आप ध्यान से सुनो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सॉल्व करोगे यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, सॉल्व करोगे यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ का माइनस का रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी दशा में y2 बटे y1, ध्यान रखना y2 क्या प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या वस्तु की लंबाई, तो y2 बटे y1 बराबर v अपान u निकला। आप जानते हो y2 क्या प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या वस्तु की लंबाई बराबर कितना निकला, v अपान u, और प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को आप क्या कहते हो, रेखीय आवर्धन किससे लिखते हो, स्मॉल m से लिखते हो, तो स्मॉल m बराबर क्या निकला, v अपान u। ये v और u के पद में रेखीय आवर्धन का फार्मूला किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अच्छा अवतल लेंस पे चलते हैं, वस्तु 2 प्रकाश किरण निकली, एक किरण ये समांतर, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से, फिर वही बात, किरणें तो अनगिनत निकलेंगी, हमने उन दोनों किरणों को यहाँ पे दिखाया जिसके बारे में नियम हमको मालूम है। जो प्रकाश किरण समांतर गई वो फोकस से होकर गुजरेगी, और ध्यान रखना कौन सा फोकस, द्वितीय मुख फोकस, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस बाईं तरफ होता है। आप जानते हो प्रकाश किरणों को वापस लौटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये लेंस है, दर्पण तो है नहीं, प्रकाश किरणें जाएंगी तो उसी प्रकार, ठीक है, भेजो ऐसा भेजो कि F2 से निकलती हुई प्रतीत हो। आप देखो ये प्रकाश किरणें यहाँ पहुंच के उधर निकल गई, और जब स्केल लगाओगे तो लगेगा यहीं से निकल के जा रही हैं, ठीक। अच्छा और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी बिल्कुल सीधी गुजर गई, बिना विचलित हुए गुजर गई, दोनों किरणें यहाँ पे क्या काट नहीं रही हैं, बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम आपने क्या दिया, आई आई डैश। अब आप यहाँ पे आओ, त्रिभुज ओ डैश सी बड़ा वाला, ओ डैश सी, ठीक, और त्रिभुज आई आई डैश सी, आई डैश सी छोटा वाला, ठीक, समकोण त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। तो आप जानते हो लंब आधार में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, ऐसी दशा में आप सीधे यहाँ पर चले आओ, ऐसे ऐसे ये, ठीक, ऐसी दशा में बड़े वाले त्रिभुज में आप देखो लंब कितना ओ डैश और आधार कितना CO, तो आप देखो ओ डैश अपान CO बराबर छोटे वाले त्रिभुज में यानी आई आई डैश सी में लंब कितना आई आई डैश और आधार कितना सी आई, तो आप देखो आई आई डैश अपान सी आई, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार।
अब एक काम करें, लंब बटे लंब इधर कर दें, आधार बटे आधार इधर कर दें, तो आई डैश अपान ओ डैश बराबर सी आई अपान सी ओ। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो चिन्ह सहित मानों को रखने पर, मान लो प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से लिखे, मान लो वस्तु की लंबाई को हम y1 से लिखे, चिन्ह सहित हमको रखना है, तो आई डैश यही तो है, मुख्य अक्ष के ऊपर तो है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस y2, ठीक। अच्छा बटे ओ डैश यही तो है, मुख्य अक्ष के ऊपर तो है, तो यहाँ पे क्या प्लस y1। ध्यान रखना y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है वस्तु की लंबाई, और दोनों आपका मुख्य अक्ष के कहाँ ऊपर है, इससे दोनों आपका यहाँ पे क्या प्लस सिंबल के साथ। अच्छा फिर यहाँ पे v, तो v क्या प्रतिबिंब की लंबाई यही तो है, लेंस के बाईं तरफ है ना, तो सिंबल कौन सा माइनस, और फिर यहाँ पे क्या u सी ओ, सी मतलब यो, ठीक। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी u, और यहाँ पे क्या माइनस ये ना, ठीक। और आप जानते हो प्लस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी y2 बटे y1 बराबर v अपान u, और बराबर क्या निकला v अपान u। और अभी आपने देखा शुरुआत में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को आप रेखीय आवर्धन कहते हो, स्मॉल m से लिखते हो, तो यहाँ पे आपने देखा m बराबर कितना निकला v अपान u। आप देख रहे हो चाहे उत्तल लेंस हो तब भी रेखीय आवर्धन m बराबर कितना निकला v अपान u, और चाहे अवतल लेंस हो तब भी रेखीय आवर्धन कितना निकला आपका यहाँ पे m बराबर कितना v अपान u। फिर आप कहोगे क्या कोई अंतर नहीं होगा, हाँ अंतर होगा, भांति भांति के लेंस अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, तो जैसा प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पे बनेगा जो होगा चिन्ह सहित मान रखा जाएगा, जो अंतर होना होगा अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आपको अंतिम भाग आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो का, रेखीय आवर्धन का मान फिर आपको निकलवाएंगे। एक बार जानते हो u और f के पद में, और रेखीय आवर्धन का फिर आपको मान निकलवाएंगे किसके पद में, जानते हो v और f के पद में। देखो अभी हमने रेखीय आवर्धन आपको दिया किसके पद में, uv के पद में। आप देखो रेखीय आवर्धन किसके, uv के पद में, और अब अगला जो आपको दिखाने जा रहा है रेखीय आवर्धन, ठीक है, uf के पद में और या फिर vf के पद में। नो फॉर ए लेंस वी नो दैट, यहाँ पर भी फॉर ए लेंस वी नो दैट, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट इज इक्वल टू 1 अपान f, यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट इज इक्वल टू 1 अपान f, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम u से मल्टीप्लाई करेंगे, u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी, और यहाँ पे बोथ साइड हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे v क्या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप देखो यही लाइन है ना, नीचे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या u सब जगह हमने u से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे यही लाइन नीचे लिखा हुआ है, सब जगह हमने v से क्या मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में देखो u अपान v लिखा है ना, इसको अगर हम चाहें तो 1 अपान v अपान u लिख सकते हैं कि नहीं, भाई कल को डबल बटे है, ये ऊपर चला जाएगा फिर तो यही आ जाएगा, ठीक। अच्छा माइनस हो तो माइनस हो गया, u यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना 1 हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल u अपान f हो गया, ठीक। अच्छा और v अपान u बराबर क्या m, तो यहाँ पे क्या 1 अपान m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू u अपान f। 1 अपान m को हमने रोक लिया, माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस u अपान f, ये f आपका यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया f प्लस u अपान f, ये किसकी वैल्यू आई 1 अपान m की, तो m बराबर कितना हो गया f अपान u प्लस f। आप पूछोगे क्या निकला, ये रेखीय आवर्धन का एक फार्मूला निकला, फिर आप कहोगे पहले तो निकाल चुके थे, तो जो पहले निकाल चुके थे वो u v के पद में था, और ये जो आपने निकाला ये क्या u और f के पद में है। आप यहाँ पे आओ, v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या 1, फिर माइनस हो तो माइनस हो गया, और v अपान u बराबर क्या होता है m, इक्वल के नीचे इक्वल v अपान f, ठीक। तो 1 माइनस, अच्छा अब आप आगे देखना ये माइनस m है ना, इसको हमने तो ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्लस m हो गया, और v अपान f को हमने इधर बुला लिया, तो प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर लिया, ठीक। अब आगे आप देखना f यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f माइनस v अपान f दैट इज इक्वल टू m। तो आप जानते हो m बराबर क्या निकला f माइनस v अपान f, ये क्या निकला आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला निकला। देखिए आवर्धन का फार्मूला तो यही निकल चुका था, ये इस जगह पे, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व किया था, ये लो m बराबर क्या ये, ठीक। उसी प्रकार से उसका दूसरा रूप आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर आप पूछोगे ये क्या है, रेखीय आवर्धन का एक नया फार्मूला है, पहले वो फार्मूले उस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, जो नंबर 1 पे फार्मूला में निकाला था वो m का मान किसके v और u के पद में था, नंबर 2 पर यहाँ पे जो निकाला किसके पद में u और f के पद में है, और ये जो फार्मूला का निकला चाहे ये हो चाहे ये हो किसके पद में v और f के पद में है, ठीक। तो जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा आप उपयोग में लाना। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिलता है जिसमें u v का मान दिया है, रेखीय आवर्धन पूछा गया तो m बराबर v अपान u लगा देना। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिल गया जिसमें u और f दिया है, रेखीय आवर्धन पूछा गया तो आप m बराबर क्या f अपान u प्लस f लगा देना। कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिल गया जिसमें आपको v और f दिया, रेखीय आवर्धन पूछा गया तो आप इसको या फिर इसको लगा देना। आप जानते हो m बराबर कितना f माइनस v अपान f, या m बराबर कितना 1 माइनस v अपान f हो गया, ठीक।
तो कुल प्रकार से आपकी तैयारी रहे, जैसा न्यूमेरिकल, जैसा क्वेश्चन, वैसा आपका फार्मूला, उस प्रकार से आपका निकलेगा आंसर। ठीक, और आप जानते हो तीनों की हमने यहाँ पे क्या इकट्ठा कर दिया। आप देखो यहाँ पे रेखीय आवर्धन बीच में लिखा और उसका 3 पार्ट। आप देखो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। यहाँ पे क्या लिखा है रेड कलर से, u तथा v के पद में क्या चीज, रेखीय आवर्धन। यहाँ पे क्या u तथा f के पद में क्या चीज, रेखीय आवर्धन। यहाँ पे क्या v तथा f के पद में क्या चीज, रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पे क्या निकला m दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ पे क्या निकला m दैट इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। और यहाँ पे क्या निकला m दैट इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। और इस प्रकार से क्लास 10th के लिए स्पेशली जो हम 12 वीडियो की एक पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 हमारा पढ़ चुका है, पार्ट 2 आपका चल रहा है, उसका लास्ट आपका हेडिंग था। और इसी के बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके कुल आपका 12 पार्ट हैं। हिंदी में आपको 12 पार्ट हैं, 12 भाग हैं। एक कॉपी लेके नोट्स बनाते हुए 12 भाग अगर आपने देखा तो 10th क्लास में या किसी 10th क्लास स्टैंडर्ड के कंपटीशन के लिए आप फिजिक्स का टेंशन आप खत्म कर दो, बाकी टेंशन आप लो। और अगर हमारे वीडियो के जितने भी आपके मतलब लिंक्स हैं, इनको अगर अधिक से अधिक आप शेयर करते हो, हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्लास 10th के बच्चे भी अगर बढ़ते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस स्तर का हमने आपको फिजिक्स आपको दिया है, उसी स्तर का केमिस्ट्री या उसी स्तर का बायोलॉजी या मैथ भी आपको प्रोवाइड कराएं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले पार्ट में क्लास 10th के लिए स्पेशली।